दो बातें हैं इसकी, एक तो ये पेमेंट, एक है इंटरेस्ट। सेक्शन इंडेक्स देख लेना पहले। सेक्शन 78 तो बात करता है पेमेंट को लेकर, वो बोलता है भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में पेमेंट किसको होगी। अभी आपने से क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के इसके अंदर पेमेंट किसको होती है, क्या कहते हैं, ड्रॉई को, पेई को, होल्डर को। तो ऑब्वियस हमारा दिमाग लग सकता है कि भाई अपने ने पेई की डेफिनेशन क्या पढ़ी, वो बंदा जिसको पेमेंट होनी है, हम कर देंगे पेई। नहीं जी, पेई तो डिफाइन किया गया भाई, पेई कौन होता है, जिसको पैसा मिलेगा, हम ऐसा बोल देते हैं। पेई मतलब वो पर्सन जिसको पैसा मिलेगा। पर होल्डर जो होता है वो बंदा होता है जो एट प्रेजेंट, भाई आज अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या उस चेक की बात हो रही है, एट प्रेजेंट जो उसकी पोजेशन और पेमेंट को एंटाइटल होता है। पेई तो कोई भी हो सकता है भाई, मान लो मैंने आपके नाम से प्रोमिसरी नोट लिख के दिया, आप पेई बन गए, आपको पैसा मिलेगा। आपने आगे ट्रांसफर कर दिया, अब सीक्वेंस में तो आप भी पेई थे, पर अब आपने ट्रांसफर कर दिया, अब आपको तो पैसा मिल नहीं सकता क्योंकि आपने तो ट्रांसफर कर दिया। इसलिए कानून ने बोला ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, सिंपल वर्ड लिख दो होल्डर। तो यहां पर क्या बोला गया है कि भाई पेमेंट किसको होगी, होल्डर को, होल्डर को। इंपॉर्टेंट है, प्री के हिसाब से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा भाई एज पर सेक्शन या अकॉर्डिंग टू सेक्शन 78 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो पेमेंट होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट केस के अंदर वो किसको होती है, होल्डर को। अगर होल्डर को पेमेंट हो रही है, किसी की भी, मतलब सारी पार्टियां अपने अपने घर हो जाती है, मतलब कोई किसी की कोई विवाद नहीं बनता। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप ये मान के चलना, यहां से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। दो बातें हैं, एक तो भाई जो अमाउंट लिखी है उस पर ब्याज देना होगा या नहीं, इंटरेस्ट देना होगा या नहीं। तो कानून कहता है भाई मान लो अगर इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को प्रोमिजरी नोट लिख के दिया, उसने प्रोमिजरी नोट मतलब एक तरह का एग्रीमेंट, जिसमें ए ने बी को कहा कि भैया मैं आपको 500 रुपए दूंगा। अब अगर वो यहां लिख रहा है कि मैं आपको 500 रुपए दूंगा और साथ में 10% ब्याज भी दूंगा, पर एनम जो भी लिखा है, पर एनम, पर मंथ, वो अगले की इच्छा है, ब्याज भी दूंगा। तो कानून कहता है अगर लिखा है तो देना पड़ेगा। चलो ये तो सिंपल सी बात है। विवाद तब हुआ अगर ना लिखा हो तो, अगर ना लिखा हो तो एक चीज। दूसरा, लिखा तो हुआ है कि ब्याज दूंगा, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया कितने परसेंट पे दूंगा। तो दो चीजें हैं। 79 80, 79 तो बोलता है कि अगर अमाउंट मतलब इंटरेस्ट बताया गया है तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ब्याज देना होगा। कब से देना होगा ये ध्यान देना, आपने लिखेंगे अभी। 80 बोलता है कि अगर अमाउंट ऑफ मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया हुआ या नहीं लिखा हुआ, या फिर लिखा हुआ है कि ब्याज देनी है पर अमाउंट रेट नहीं बताया गया, परसेंटेज नहीं बताया गया। तो कानून क्या कह रहा है भाई, 79 तो बोलता है कि अगर लिखा गया है, 80 बात करता है अगर नहीं भी लिखा गया, इंटरेस्ट नहीं भी लिखा गया, या फिर इंटरेस्ट वर्ड तो लिखा गया है पर उसमें परसेंटेज नहीं बताया गया, तब क्या इंटरेस्ट लग सकता है कि नहीं लग सकता, अगर लग सकता है तो कितना लगेगा। फिर उसमें भी हम ये बात पढ़ेंगे कि वो उस केस में इंटरेस्ट अमाउंट कब से कब तक की होगी। अब आ जाओ टॉपिक पे। सेक्शन 79, if express amount of interest, ये कहता है अगर प्रोमिजरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज में रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखी हुई है, लिखी हुई मतलब बकायदा एक्सप्रेस्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस्ड है कि भैया ब्याज देना होगा, और उसमें भी रेट लिखा हुआ है, कितना परसेंटेज, परसेंटेज बताया गया है ब्याज देना होगा। तो कानून कहता है कि भैया इंटरेस्ट पे करना होगा, इंटरेस्ट शैल बी
पेड। ठीक है जी, इंटरेस्ट देंगे। अब कहानी ये बनती है इंटरेस्ट कब से कब तक दोगे, तो इसके अंदर ध्यान देना। इंटरेस्ट दिया जाएगा डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से डेट ऑफ पेमेंट। ये चीज ध्यान देना, ये क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि ऑब्वियस है कि आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से वो 3 या 4 क्वेश्चन पूछेगा, तो इतना इन डेप्थ जाएगा नहीं। अगर वो पेमेंट इंटरेस्ट वाले में आएगा ना, तो एक क्वेश्चन है जो आने के चांसेस है, बट अपने फिर भी सब कुछ पढ़ना, क्योंकि ऑब्वियस है कि भाई हमको एग्जाम क्लियर करना है। ये काम नहीं करना इतना पढ़ लो उतना पढ़ लो, वो काम नहीं करना। तो ध्यान देना, पेमेंट को लेकर हम क्लियर हो गए। भाई पेमेंट किसको करनी होगी? होल्डर को। यहां पर ये बोलता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बकायदा बताई गई है, एक्सप्रेसली लिखी गई है, तो उतने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। जो भी अमाउंट लिखा गया है वहां पर आप कम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, उतना लगेगा। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कब से कब तक लगेगा? जिस दिन वो कागज लिखा गया और जब तक पेमेंट होती है। फ्रॉम डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू डेट ऑफ पेमेंट। सिंपल कंसेप्ट। अभी कितनी तारीख को कागज लिखा गया? इतनी तारीख को। पेमेंट कितनी तारीख को हुई? इतनी तारीख को। कैलकुलेट कर लो, बात खत्म। अब आ जाइए 80, सेक्शन 80। इफ नो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कहता है कि भाई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट मेंशन, या फिर दूसरा इंटरेस्ट नॉट मेंशन, कुछ भी हो, या तो ये मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट मेंशन्ड, या ये मान लो इंटरेस्ट नॉट मेंशन्ड, तब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। मतलब कोर्ट ऑर्डर कर सकती है इंटरेस्ट एट 18% पर एनम। यहां से आने लायक क्वेश्चन, इस टॉपिक में से आने लायक क्वेश्चन, वो ये पूछते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा नहीं गया है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट माना जाएगा? 18% पर एनम। कितना? 18%। हाँ, अभी रिपीट कर दूंगा, ठीक है, 18%। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा वो कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है प्रोमिजरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर ऐसे बोल देगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, तो क्या इंटरेस्ट लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है। कितना लगाया जा सकता है? 18%। कितना लगाया जा सकता है? 18%। वो कोर्ट ऑर्डर करती है कि भाई आपको ब्याज भी देना होगा। कितना देना होगा? 18%। हाँ, अभी बताता हूं, पूरा दोबारा बता देता हूं, ठीक है। बट यहां पे एक बात ध्यान देना, यहां पर जो अमाउंट पे करना होता है वो करना होता है फ्रॉम डेट ऑन विच पेमेंट वाज टू बी मेड टिल डेट ऑफ पेमेंट। अब ध्यान देना, अब एक बार ध्यान दे देना। हाँ जी, कर सकते हैं। उसमें क्या होता है अभी इसमें पूरा बता देता हूं, ठीक है। अब ध्यान देना, ये तो बेसिक है, ये समझ रहे, पेमेंट किसको होगा, छोड़ दो इसको। अब आ जाओ, ये सिंपल सा है। ये क्या कहता है, ये जो देसी इन्होंने जो ये वाला सेक्शन लिखा ना 79, कि भैया अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया तो इन्होंने बिल्कुल सिंपल रखा कि हाँ भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया तो उतना ब्याज देना पड़ेगा जितना लिखा गया है, और कब से देना पड़ेगा? सिंपल, जिस दिन कागज लिखा गया, जिस दिन पेमेंट हुई, बात खत्म। ठीक है जी। अब आई बात की अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा गया, तो लिखा ही नहीं हुआ था, या तो मान लो ब्याज के बारे में नहीं लिखा हुआ था, या मान लो ब्याज तो लिखा हुआ था पर रेट नहीं, परसेंटेज नहीं लिखा, दोनों ही कोई भी कंडीशन मान लो, तो कहता है भाई ऐसा है, अगर तो ब्याज नहीं लिखा हुआ था, इंटरेस्ट वर्ड ही नहीं लिखा हुआ था, या इंटरेस्ट वर्ड लिखा हुआ था पर ब्याज का अमाउंट मेंशन नहीं कर रखा था, परसेंटेज नहीं मेंशन, कोई भी सिचुएशन मान लो, तब अगर मामला कोर्ट के पास जाता है तो कोर्ट ब्याज ऑर्डर कर सकती है। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट लिखा नहीं हुआ तो कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकती, कर सकती है। कितना? 18%। 18% पर कोर्ट इंटरेस्ट ऑर्डर कर सकती है। ये एक चीज है।
तो ऐसा नहीं है कि अगर प्रोमिसरी नोट में इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट लग नहीं सकता, लग सकता है। अगर मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट को लगता है कि ब्याज लगाना चाहिए, कोर्ट लगा सकती है। पर ध्यान देना, यहां पर ब्याज कब से कब तक का लग रहा है? जिस दिन पेमेंट होनी चाहिए, जिस दिन कागज लिखा गया उस दिन से नहीं, जिस दिन पेमेंट होनी चाहिए थी। क्यों? कानून कह रहा है कि भैया तुमने ब्याज के बारे में नहीं लिखा। अगर तुम लोग पेमेंट कर लेते आपस में, पैसा वैसा दे देते, मामला हम तक ना आता, हमें क्या लेना देना तुम्हारे ब्याज से। पर अगर मामला हमारे पास आया है तो हम ये भी मानेंगे कि पेमेंट कब तक होनी थी। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल को पेमेंट होनी थी, नहीं हुई, तो उससे पहले का हमको कोई लेना देना नहीं है। ध्यान देना, कोर्ट इंटरेस्ट कब से लगा रही है? जिस दिन डिफॉल्ट किया है पेमेंट, जिस दिन पैसा देना था उस दिन से लेकर डेट ऑफ पेमेंट तक। तो यहां पर डेट भी मेंशन करना, पीरियड भी चेक करना, यहां पर पीरियड भी अलग रखा है। तो यहां पर जो इंटरेस्ट लगता है वो लगता है आफ्टर डिसीजन वाला, आफ्टर डिसीजन। कोर्ट कहती है कि जिस दिन पेमेंट होनी थी उस दिन से देखो। पिछले वाले में क्या था? जिस दिन कागज लिखना था। तो सिंपल सा क्वेश्चन दो, सुन लो। पेमेंट किसको होगी? होल्डर को। अगर इंटरेस्ट का अमाउंट मेंशन है तो उतना ही अमाउंट लगेगा, बिल्कुल उतना ही अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। कब से? उस केस में इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट होगा? कागज लिखने से लेकर कागज पेमेंट होने तक। अच्छा, अगर इंटरेस्ट का अमाउंट मेंशन नहीं है तब कितना इंटरेस्ट लग सकता है? 18% लगाया जा सकता है कोर्ट द्वारा। उस केस के अंदर इंटरेस्ट कब से पे करना होगा? जिस दिन पेमेंट होनी थी उस दिन से लेकर पेमेंट होने तक। उस केस में कागज नहीं देखा जाता। ये हुआ इंटरेस्ट को लेकर। अब आ जाइए, एक छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन 81, राइट ऑफ डिलीवरी। ये क्या कहता है? ये सिंपल सा कहता है, मैंने आपको प्रोमिसरी नोट लिख के दिया कि आपको पैसे दूंगा। मैं जब आपको पैसे दे रहा हूं तो मेरा अधिकार है, मैं आपसे वो कागज वापस ले सकता हूं। तो ये कहता है राइट ऑफ डिलीवरी। जो बंदा पेमेंट कर रहा है ना, उसके पास अधिकार है कि वो होल्डर को पेमेंट कर रहा है, वो होल्डर से वो इंस्ट्रूमेंट वापस ले सकता है कि भैया मेरे को मेरा कागज वापस दे दो जब मैं आपको पैसा दे रहा हूं। तो एक चीज, ये चीज ध्यान देना, ये क्या है कि जो पेई क्या, जो क्या कह सकते हैं अपने, जो मेकर है या फिर जो ड्रॉई है या जो ड्रॉर है, मेकिंग पेमेंट टू होल्डर, उस केस के अंदर ये लोग एंटाइटल होते हैं टू डिलीवरी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर आप कहते हो कि गुम गया, अगर ऐसा होता है तो, अगर गुम गया तो वो कहेगा ठीक है मेरे को कागज लिख के दे दो, मेरे को आप लिख के दे दो कि मेरे से वो कागज गुम गया है। अगर कल को कोई भी दिक्कत आती है, कोई क्लेम करता है उस कागज के बेस पे, तो मैं जिम्मेवारी लेता हूं। और अगर आप कागज नहीं देते हो तो वो पेमेंट भी नहीं करेगा, ये कंडीशन है। अगर वो पेमेंट कर रहा है तो आपको कागज वापस देना पड़ेगा। ये 81 बोला, नॉट इंपॉर्टेंट, कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सिंपल सा है। नंबर 1 पेमेंट इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट वाले के अंदर सेक्शन 81 सिंपल लिख लेना कि सेक्शन 81 इंपॉर्टेंट, सॉरी सेक्शन 80 जो है वो इंपॉर्टेंट है पेमेंट एंड इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है, पेमेंट हुआ, इंटरेस्ट हुआ, ये दो छोटे से टॉपिक थे जो अपने अभी खत्म हुए हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप पूछ लेना, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। बहुत सिंपल सा है, इतना ही पढ़ने की इसमें जरूरत है। अब आ जाओ आगे की तरफ। ठीक है, कुछ पूछना है? ठीक है, अब आ जाओ आगे के टॉपिक पे। डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अपने इसको उतना ही इजीली पढ़ेंगे। डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी का यार सिंपल सा मतलब है कि भाई मैंने आपको प्रोमिसरी नोट लिख के दिया, तो मेरी जो लायबिलिटी है आपको पैसा देने की, वो कब खत्म होती है? तो हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं, पैसा दे देगा लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। नहीं सर, और भी कानून के अंदर बहुत कंडीशन है, बहुत सिचुएशंस है जब लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। आज अपने पहले वो लायबिलिटी की कंडीशंस पढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाइए डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, इसको अपने टॉपिक वाइज चलाएंगे। डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ये बोलता है कि जो मेकर होता है, जो एक्सेप्टर होता है, जो इंडोर्सर होता है, वर्ड आपको पता है कि भाई मेकर मतलब जिसने कागज लिखा, एक्सेप्टर चेक वाले केस में जो बैंक होता है, इंडोर्सर मतलब मैंने कागज आपको लिखा था, आपने किसी को आगे ट्रांसफर कर दिया। तो इन केसेस के अंदर
या बोलूं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जिन जिन लोगों की भी लायबिलिटी बन सकती है वो लोग कब लायबल होते हैं, किन किन सिचुएशंस में लायबल होते हैं। तो बहुत सिचुएशंस है, अपने पहले सिचुएशंस लिख लेते हैं। पहला सिचुएशन आर सी बी, बी के अंदर से दो वर्ड निकालेंगे डी और पी। दूसरा सिचुएशन गिविंग एक्स्ट्रा टाइम फॉर एक्सेप्टेंस। अब आ जाइए तीसरा, एक्स्ट्रा टाइम हो गया, आरसीबी गिविंग एक्स्ट्रा टाइम हो गया। तीसरा आ जाइए 82 83, ठीक है, क्या कहते हैं, ड्रॉर डैमेज। चौथा 82 83 84 एल्टरेशन। और उसके अलावा कुछ भी ऐसा, एल्टरेशन हो गया, 82 हो गया 83, चलो ठीक है। अब आ जाओ, एक और रहेगा, सॉरी, एक्सेप्टेंस, सॉरी, क्वालिफाइड और लिमिटेड एक्सेप्टेंस। अब ध्यान देना, आप ये टॉपिक को ऐसे ही पढ़ोगे, डायरेक्ट में आप जब इसको पढ़ोगे ना ऐसे याद करोगे, आप नहीं जाओगे कि अरे ये सेक्शन है वो नहीं, आप ऐसे पढ़ना इजी रहेगा। अब कैसे पढ़ोगे, डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, कि भाई डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी किन लोगों के बारे में बात करता है, वो अपने देख लेंगे। डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी के 5 ग्राउंड है, 3 ये हैं, 2 आगे के ग्राउंड है। अब आ जाओ एक एक ग्राउंड को अपने लेते हैं। पहले आ जाओ इस ग्राउंड के ऊपर, सेक्शन 82 जो जनरल ग्राउंड की बात करता है, जो बताता है कि नॉर्मली जो हर सिचुएशन में कोई भी पार्टी कब डिस्चार्ज हो सकती है। तो अब आ जाइए सेक्शन 82, क्या ट्रिक है, आर सी बी, बी में से 2 अल्फाबेट निकाल देना, एक डी एक पी। ये कहता है कि जो मेकर होता है, जो एक्सेप्टर होता है, या फिर जो इंडोर्सर होता है किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, भाई ऑब्वियस यही लोग लायबल होते हैं। तो मेकर, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर ही ड्रॉई होता है, या फिर इंडोर्सर, ये लोग डिस्चार्ज हो सकते हैं, या डिस्चार्ज बोल रहे हैं, इनकी लायबिलिटी खत्म हो सकती है अंडर फॉलोइंग सिचुएशन। पहली सिचुएशन रिलीज, रिलीज इसका मतलब क्या है, भाई मैंने आपने मेरे से पैसा लेना और आप ही मेरे को कह दो कि छोड़ यार मत देना पैसा, रिलीज। ये वही कह रहा है कि अगर जो होल्डर है, होल्डर क्यों, पेमेंट किसको करनी होती है, होल्डर को, अगर होल्डर रिलीज कर देता है, माफ कर देता है, जिसको माफ करेगा उसकी लायबिलिटी। 4 लोग लायबल थे, अगर वो एक को माफ करता है तो ये लोग लायबल होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर एक को माफ किया तो आप बोलोगे सभी माफ हो गए, नहीं सर, वो जिस जिसको माफ करेगा वो फ्री हो जाएगा। जी मान लो 4 लोग हैं, तो 4 में से जिसको माफ कर देगा वो अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा। अब आ जाइए दूसरा पॉइंट, कैंसिलेशन। कैंसिलेशन, अगर जो होल्डर है वो कैंसिल कर देता है इंस्ट्रूमेंट, भाई कागज आपके पास है, आपकी इच्छा है, आपने अगर कागज भी कैंसिल कर दिया, उसको काटा मार दिया, मान काटा मारने का मतलब है आपने मेरा नाम ही काट दिया उसमें से कि नहीं मैंने नहीं पैसे लेने इससे, तो बात खत्म, मैं भी डिस्चार्ज हो गया। एक तो होता है नॉर्मली कि आपने मेरे को प्रॉमिस कर दिया कि छोड़ माफ किया, मत देना पैसा, एक तो ये रिलीज होता है। एक क्या होता है, आपने कागज पे काटा मार दिया, चाहे तो कैंसिलेशन बोल दो, चाहे कागज पे काटा मारना बोल दो। देन तीसरा पॉइंट, पेमेंट। ऑब्वियस, ऑब्वियस कि भाई अगर जो जो भी लायबल बंदा है अगर वो पेमेंट कर देता है होल्डर को, तो पार्टी डिस्चार्ज है, पेमेंट टू होल्डर, पेमेंट टू होल्डर। अब ध्यान देना, कैसे याद रखोगे, आर सी पी और टी, ठीक है।
ऑब्वियस है, पी और डी को आप जोड़ के देख लो, इधर से पी लिख दो और इधर से डी लिख दो, बी बनता है, तो आरसीबी, ठीक है, आईपीएल चल रहा है, याद रह जाएगा आपको। अब ध्यान देना, क्वेश्चन जो पूछा है यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सिंपल क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, मेकर कैसे डिस्चार्ज हो सकता है, एज पर सेक्शन 82 मेकर कैसे डिस्चार्ज हो सकता है, इंडोर्सर कैसे डिस्चार्ज हो सकता है, जो एक्सेप्टर है वो कैसे डिस्चार्ज हो सकता है, ये तरीके हैं। या आप बोल सकते हो, वो ऐसे पूछ सकता है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिस्चार्ज, तो ये 3 मोड्स है, जनरली 3 मोड्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल ग्राउंड्स ऑफ डिस्चार्ज, जनरल ग्राउंड्स ऑफ डिस्चार्ज, इसको जनरल ग्राउंड, जो नॉर्मली हर सिचुएशन में लगता है। अब जो आगे की सिचुएशन है ना, वो नॉर्मली नहीं लगती है, वो बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशन है, स्पेसिफिक वजह से ही लगेगी, जैसे कि सेक्शन 83, एक्स्ट्रा टाइम फॉर एक्सेप्टेंस, याद है सेक्शन 63, सेक्शन 63 किसी को याद है, सॉरी 83, सेक्शन 63 किसी को याद है, प्रेजेंट करना फॉर एक्सेप्टेंस, उसमें बताया गया है कि अगर जो होल्डर है वो प्रेजेंट करता है ड्रॉई को कि भैया आप एक्सेप्ट करो, तो उसको 48 घंटे में एक्सेप्ट करना होगा, एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज। ये वाली बात याद है? नहीं याद तो दोबारा बता देता हूँ। हमने पिछली क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, जो सिंपल सी बात बोलता है कि आप जो है कागज को प्रेजेंट करते हो, जो भी लायबल पार्टी है उसको, कि भैया एक्सेप्ट कर लो, पेमेंट बाद में कर देना, एक बार एक्सेप्ट कर लो कि हाँ आप पैसा दोगे। तो अगर पार्टी ऐसा करती है तो कितना टाइम दिया जाता है एक्सेप्टेंस के लिए? 48 घंटे। आप अगर मेरे को प्रेजेंट करते हो कागज फॉर एक्सेप्टेंस, कितना टाइम दोगे? 48 घंटा। तो यहां ये कहता है कि अगर जो होल्डर था उसने अलाउ कर दिया या फिर गेव ड्रॉइंग more than 48 hours for acceptance, दूसरा, without consent of other parties, तो parties not giving consent are not liable। अब ध्यान देना, ये कहना क्या चाहता है, ये कहता है कि भाई जो होल्डर है ना, उसको प्रेजेंट करना होता है जब एक्सेप्टेंस के लिए, 48 घंटे में उसको एक्सेप्टेंस लेनी होती है। उसने क्या किया, प्रेजेंट तो कर दी एक्सेप्टेंस के लिए, पर उसको टाइम एक्स्ट्रा दे, उसको कहते कोई बात नहीं यार 48 घंटे से ज्यादा ले ले। अब उस कागज के अंदर जो ट्रांजैक्शन थी उसमें 2-3 लोग और भी थे जो उस कागज के बेस पे लायबल हो सकते थे। उन्होंने कहा कि भैया हम तो नहीं एक्सेप्ट कर रहे, हम तो नहीं कह रहे 48 घंटे से ज्यादा टाइम दो, हमारी तो कोई कंसेंट ही नहीं ली गई। होल्डर ने जो 48 घंटे से ज्यादा का टाइम दिया उसमें हमारी कंसेंट नहीं ली गई। तो कानून कहता है कि अगर होल्डर ने, जो भी बंदा था जिसको एक्सेप्ट प्रेजेंट किया था फॉर एक्सेप्टेंस, फॉर एग्जांपल ड्रॉई को प्रेजेंट किया था और उसको 48 घंटे से ज्यादा का टाइम दिया है बिना कंसेंट ऑफ अदर पार्टी, तो जो पार्टीज उसमें लायबल थी और जिनकी कंसेंट नहीं थी इन एक्स्ट्रा टाइम, वो फिर लायबल नहीं होगी, फिर होल्डर उनके खिलाफ नहीं जा सकता, होल्डर ही जाएगा, होल्डर उनके खिलाफ नहीं जा सकता। सिंपल सी कहानी है, होल्डर ने बिना दूसरी पार्टी से पूछे 48 घंटे से ज्यादा का टाइम दे दिया, तो अब होल्डर जो पार्टी जिनकी कंसेंट नहीं थी उनके खिलाफ नहीं जा सकता। ये एक सिचुएशन है। तो ये आपका है डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज का दूसरा ग्राउंड। अब आ जाइए तीसरा ग्राउंड। हाँ ठीक है, 84, अगर होल्डर डज एनी एक्ट which causes damage to drawer, अगर होल्डर कोई भी ऐसा काम करता है जिसकी वजह से ड्रॉर मतलब जिसने वो कागज लिखा था, मेकर, उसको नुकसान होता है, तो फिर जो ड्रॉर है वो होल्डर को लायबल नहीं होगा। कितने अमाउंट तक? जितना नुकसान होता है उतने अमाउंट तक।
पैसा लेना था होल्डर ने 1000 रुपए, उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से ड्रॉअर को 200 रुपए का नुकसान हुआ, अब उसकी लायबिलिटी 200 रुपए से कम हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान रख लेना। अगर होल्डर कोई भी ऐसा काम करता है जो ड्रॉअर को नुकसान होता है जिसकी वजह से, तो फिर ड्रॉअर नॉट लायबल। कौन सा सेक्शन है? 84। ये मैं आपको इतना शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके पूछा ही इतना जाएगा अगर आएगा तो, ठीक है। अब आ जाइए यहां से सीधा 86। एक मिनट यार, एक मिनट। हाँ हेलो। अच्छा एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ एक मिनट। अब आ जाइए तीसरा, तीसरा नहीं, हाँ सही है, पहला ग्राउंड हो गया मेकर वाला, दूसरा ठीक है, तीसरा। अब आ जाइए आगे के 86 पे, चौथे पे। 86 ये बोलता है जैसे, हाँ जी, हाँ जी, मैं अभी आपको दोबारा शो कर दूंगा, मैं आपको अभी रिपीट भी करूंगा दोबारा कि कैसे याद करना है। 86 बोलता है कि जैसे होता है ना एक्सेप्टेंस वाली कहानी है, एक्सेप्टेंस को लेकर जैसे बात है कि भाई अगर उसने एक्सेप्टेंस के लिए ज्यादा टाइम दिया है, वहां पे एक और पॉइंट है कि अगर जो होल्डर है वो क्वालिफाइड या लिमिटेड एक्सेप्टेंस लेता है, अब ये क्या होती है पहले समझ लेना। क्वालिफाइड अलग से टॉपिक आ सकता है कि कौन से सेक्शन में क्वालिफाइड या लिमिटेड एक्सेप्टेंस की बात की गई है 86 के अंदर। अब ध्यान दे दो ना कि ये होता क्या है। आपने मेरे को कागज पेश किया कि भैया एक्सेप्ट करो, मैं कहता हूं ठीक है जाओ एक्सेप्टेड है, बात खत्म। पर आपने मेरे को कागज पेश किया कि एक्सेप्ट करो और मैं कंडीशंस के साथ एक्सेप्ट करता हूं। एक्सेप्ट तो कर रहा हूं पर अगर ये चीज होगी तभी पैसा दूंगा, कंडीशन लगा दे रहा हूं मैं एक्सेप्टेंस में। या फिर मैं क्या कर दे रहा हूं कि एक्सेप्ट तो कर रहा हूं पर मैं उसमें कर दे रहा हूं कि पेमेंट मैं आपको फलानी जगह पे करूंगा जिसकी अपनी बात ही नहीं हुई थी। मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूं पर पेमेंट के अंदर ये बोल देता हूं कि मैं पेमेंट तो इतनी तारीख को करूंगा जिसकी अपनी बात ही नहीं हुई थी। तो अगर एक्सेप्टेंस के अंदर कंडीशन ऐड कर दी जाती है, इफ एक्सेप्टेंस में कंडीशन ऐड हो जाए, टाइम ऐड हो जाए, जो पहले कोई बात नहीं हुई थी उस टाइम की बात हो जाए, ठीक है, प्लेस ऐड हो जाए कि प्लेस मैं पैसा फलानी जगह पे दूंगा जिसकी कोई बात नहीं हुई थी, अगर ऐसा कुछ भी ऐड होता है, कंडीशन टाइम प्लेस, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल या फिर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अब ध्यान देना कि इसका इफेक्ट क्या होता है, इसके अंदर पार्टी कैसे डिस्चार्ज होता है। आपने कागज मेरे को दिया, मैंने एक्सेप्ट कर दिया विद कंडीशन, मतलब क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस की, एब्सोल्यूट नहीं की, विद कंडीशन एक्सेप्ट की। और हुआ क्या, जो और लोग थे आपके अलावा और भी लोग थे जो उस कागज पर पैसा ले सकते थे, उन्होंने कहा भाई हम तो नहीं एक्सेप्ट करते इस चीज को, तूने एक्सेप्ट किया क्वालिफाइड कंडीशन के साथ, हम नहीं कंडीशन के साथ एक्सेप्ट कर रहे। उसको बोलो जो बात हुई थी वैसे का वैसा ही एक्सेप्ट करो। और आपने क्या किया, कंडीशन के साथ एक्सेप्ट कर, उन्होंने नहीं किया, आपने कर लिया। अब अगर वो लोग आपको किसी भी वजह से लायबल थे, अब लायबल नहीं रहे, तो ये क्या कहता है, इफ होल्डर accepts qualified acceptance, parties not agreeing to qualified acceptance are discharged.
वो लोग फ्री हो जाते हैं। ये एक पॉइंट है आपका 86। अब इसको रिपीट कर दूंगा मैं। एंड देन इज सेक्शन 87 इंपॉर्टेंट है, एल्टरेशन। एल्टरेशन ध्यान देना, दो तीन बातें हैं जो अपने को यहां सीखनी है। एक, अगर किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई भी तरह की एल्टरेशन होती है, एल्टरेशन मतलब चेंज होता है, ध्यान देना, और वो एल्टरेशन विदाउट कंसेंट ऑफ पार्टीज होता है, तो ध्यान दे देना कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा वॉइड इन पार्टीज के लिए जिन्होंने कंसेंट नहीं किया था, और जिन्होंने कंसेंट नहीं किया था वो पार्टीज डिस्चार्ज भी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। ये है आपका सेक्शन 87। अब एक बार इसको जनरली पढ़ते हैं, फिर इसके अंदर जो इन डिटेल अगर कोई छोटी मोटी बात जानने लायक है फिर वो भी देख लेंगे। अब ध्यान देना, डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, जिसके अंदर हम ये बात करते हैं, ऐसा नहीं कि डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी में कोई पर्टिकुलर लोग हैं वही डिस्चार्ज, ये कहता है कि भाई अलग अलग सिचुएशन में अगर उस कागज के ऊपर, उस कागज से जिन जिन लोगों की लायबिलिटी बनती थी, जो भी थे, मेकर, ड्रॉअर, एक्सेप्टर, ड्रॉई, अगर मान लीजिए किसी इंडोर्सर की भी लायबिलिटी बन रही थी, कुछ भी किसी भी बंदे की बन रही थी, तो वो कब कब डिस्चार्ज हो सकता है। तो एक तो है जनरल ग्राउंड, सेक्शन 82। क्या क्या है? आरसीबी। आरसीबी कैसे? अगर जो होल्डर है वही रिलीज कर दे पार्टी को, मान लीजिए 4 लोग थे, उसमें से उसने एक को रिलीज कर दिया, माफ कर दिया, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। कैंसल, काटा मार दिया उसने। बी के अंदर 2 है, डी तो हो गया, चलो डिस्चार्ज वर्ड ही हो गया। पी हो गया, अगर पेमेंट हो जाए, अगर होल्डर को पैसा मिल गया उसका, तो बाकी जो भी लोग हैं उस कागज के अंदर वो सब डिस्चार्ज हो जाएंगे। वो उनका होल्डर को जब पैसे मिल गया, होल्डर किसको कैसे लायबल कर सकता है। देन आ जाइए एक्स्ट्रा टाइम फॉर एक्सेप्टेंस, सेक्शन 83 कि भाई जनरली एक्सेप्टेंस के लिए कितना टाइम देना होता है? 48 घंटे। 48 घंटे। अब अगर जो होल्डर है वो एक्सेप्टेंस के लिए 48 घंटे से ज्यादा का समय दे देता है और बिना बाकी लोगों की कंसेंट के देता है, उस केस के अंदर जिन लोगों की कंसेंट नहीं थी वो लोग होल्डर को लायबल नहीं रहेंगे। होल्डर कल को उनके खिलाफ कोई बात लेकर आता है कि तुम्हारे पर मैं तुमसे पैसा ले सकता हूं, वो कहेंगे ना, जब तूने एक्सेप्टेंस का टाइम एक्स्ट्रा दिया और हमारी कंसेंट नहीं ली, तो अब तू निपट और जिसको एक्सेप्टेंस का टाइम दिया वो निपटे। आ जाइए ड्रॉअर को डैमेज। अगर होल्डर कुछ भी ऐसा करता है जिसकी वजह से ड्रॉअर को नुकसान होता है, जिसने कागज लिखा था ना उसको नुकसान होता है, तो ड्रॉअर का लायबिलिटी कम हो जाएगी उतनी। देन 86 क्वालिफाइड या लिमिटेड एक्सेप्टेंस। याद रख लेना, अच्छे से पढ़ लेना कौन से सेक्शन में क्वालिफाइड या लिमिटेड एक्सेप्टेंस बताया गया है और क्वालिफाइड या लिमिटेड एक्सेप्टेंस क्या होता है। अगर होल्डर क्वालिफाइड या लिमिटेड एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करता है, उस केस में भी जिन जिन लोगों की कंसेंट नहीं थी वो लोग लायबल नहीं होंगे। देन एल्ट्रेशन। एल्ट्रेशन में 2 चीजें आती हैं। एक, अगर सेक्शन 87, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में किसी भी तरह का चेंज किया जाता है तो क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वॉइड हो जाएगा? हो जाएगा। पर वॉइड किन के लिए होगा? जिन लोगों की उस एल्ट्रेशन को कंसेंट नहीं थी, जिनकी कंसेंट नहीं थी। ठीक है। अब दूसरी बात, मान लीजिए अपन 2 लोग, एक कागज है, उस कागज में 4 लोग इन्वॉल्व है, हम 2 ने तो कंसेंट कर दिया। कोई एक कागज है, इस कागज पे 4 लोग इन्वॉल्व है, हम 2 ने तो कंसेंट कर दिया, इन्होंने कंसेंट नहीं किया, इन्होंने कहा ना कोई चेंज नहीं होगा। इनके लिए तो कागज लागू रहेगा पर इनके लिए कागज वॉइड हो जाएगा और ये लोग अब उस कागज पे लायबल भी नहीं रहेंगे। ये कागज अब हम उनके खिलाफ नहीं ला सकते। दिस इज 87 अल्ट्रेशन। 5 ग्राउंड है जिसके अंदर लोग डिस्चार्ज हो सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन लगती हैं। 82 तो चलो जनरल ग्राउंड है, उसके अलावा जितने भी हैं वो एक स्पेशल ग्राउंड है। 5 ग्राउंड है। हाँ, डिस्चार्ज मतलब फ्री हो गया कि भैया अब उसको पैसा नहीं देना। ठीक है। हाँ जी, अब मैं आपको क्वेश्चन बताता जाता हूं, आप लोग इसकी स्लाइड्स देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन जो बन सकता है कि कौन सा सेक्शन बात करता है अबाउट डिस्चार्ज। ध्यान रखना, वो ऐसे पूछेगा कौन सा सेक्शन बात करता है? 82, क्योंकि 82 बात करता है अबाउट जनरल ग्राउंड। कितने ग्राउंड है? 3 ग्राउंड है। क्या क्या है ध्यान रख लेना, ये सारे अच्छे से पढ़ लेना। अब आ जाइए आगे। 83 आने के चांसेस कम है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन बनता है ना एक्चुअली वो बनता है 63 से कि एक्सेप्टेंस के लिए टाइम कितना जाता है, यहां से क्वेश्चन कम आने के चांस।
फिर आप आ जाइए 84 के अंदर भी कमी चांस है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा सेक्शन क्वालिफाइड या लिमिटेड एक्सेप्टेंस की बात करता है? 86। क्वालिफाइड या लिमिटेड एक्सेप्टेंस क्या होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन ये बनता है, कौन सा सेक्शन क्वालिफाइड लिमिटेड एक्सेप्टेंस की बात करता है? क्वालिफाइड लिमिटेड एक्सेप्टेंस क्या होता है? फिर आप आ जाइए 87, इंपॉर्टेंट है। 87 में वैसे पूछता है, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अल्टरेशन होता है तो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड। ध्यान रखना, वॉइड, इनवैलिड नहीं, एग्जैक्टली वर्ड क्या यूज किया है? वॉइड। क्या बाकी पार्टीज डिस्चार्ज हो जाती हैं? यस। दिस इज नेक्स्ट स्लाइड ऑफ 86। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना? अगर आप लिख रहे हो तो लिख लो, बाकी इसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। अब आते हैं, आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब आ जाते हैं इसके अंदर जो छोटे मोटे सेक्शन जो अपने ने अभी छोड़ रखे थे। सेक्शन 82 हमने पढ़ लिया, डिस्चार्ज कैसे हो सकता है। 83 हमने पढ़ लिया, ठीक है, और 84 अपने ने पढ़ लिया। अब आ जाओ 85। 85 एक्चुअली में डिस्चार्ज को लेकर है नहीं, 85 बात करता है पेमेंट ऑफ चेक। भाई चेक के केस में पेमेंट किसको होती है? तो ये सिंपल बोलता है कि भाई अगर तो चेक पेबल है टू ऑर्डर, और अगर चेक जो है वो पेबल है टू बियरर, दो चीजें हैं। वो कहता भाई अगर तो चेक पेबल है टू ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कि नाम लिखा हुआ है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मतलब नाम लिखा हुआ है कि भैया इसको देना। चेक अपने लिखते हैं, नाम लिख दिया, मान लो भैया मैंने मान लो नाम लिख के दे दिया, भाई पैसा इसको दे देना, तो कानून बोलता है जिसका नाम लिखा हुआ है, जिसका नाम लिखा हुआ। और अगर मान लीजिए किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, तो जिसके पास भी वो चेक है वो पैसा ले सकता है। जो ज्यादातर हम क्या लिखते हैं? सेल्फ। हम क्या लिखते हैं? सेल्फ। तो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो अब ध्यान रखना, चेक पेबल टू ऑर्डर में हम क्या वर्ड यूज करेंगे कि भाई चेक पेबल टू ऑर्डर है तो किसको पेमेंट होगी? तो ध्यान रख लेना, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, या हम दूसरा वर्ड लिख सकते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स। हाँ ठीक है, सही है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स उस बंदे को होगी जिसमें हम बोल सकते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स, या फिर हम बोलते हैं पेमेंट टू पर्सन एंटाइटल्ड। अब आ जाइए चेक पेबल टू बियरर के अंदर। चेक पेबल टू बियरर के अंदर पेमेंट होगी जो बियरर है, जिसके पास भी वो कागज है, पेमेंट टू बियरर। अब ध्यान देना, चलो ये तो कुछ इतना सिंपल है, आप समझ जाओगे। अब आ जाओ 85A, ड्राफ्ट को लेकर, जो हम लोग नहीं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हम लोग नहीं पढ़ते। ड्राफ्ट, आप लोगों ने ड्राफ्ट बनवाए होंगे, कॉलेज में एडमिशन के लिए बनवाए होंगे, कभी किसी को पेमेंट करने के लिए, जैसे कॉलेजेस वाले ज्यादातर ड्राफ्ट से पैसा लेते हैं कि भाई बैंक में जाओ, पैसा जमा कराओ और हमारे नाम का ड्राफ्ट बनवाओ, हमारे नाम का। तो आप देख लेना, हमेशा क्या होता है ड्राफ्ट में, क्या होता है? चेक में तो अपने पास ऑप्शन होता है, जैसे मान लो ये चेक है, चेक में तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं लिख सकता हूं पे टू, कुछ नहीं लिखूंगा, लिख दूंगा सेल्फ, मतलब जिसको जिसके पास हो वो दे देना, या फिर आपका नाम लिख दूंगा, या आपका नाम लिख दूंगा। पर ड्राफ्ट में हमेशा नाम लिखा जाता है, पे टू फलाना फलाना, जो भी होगा बंदे का बकायदा नाम आएगा, नाम, एरिया, सब कुछ आएगा। ड्राफ्ट में हमेशा नाम होता है। तो अब ध्यान दो, अगर जिसका नाम लिखा हुआ है तो किसको पैसा मिलेगा? पर्सन एंटाइटल्ड, सिंपल सा। तो अगर वो पूछता है ड्राफ्ट के केस में पेमेंट किसको होगी, तो बोलना पेमेंट इन ड्यू कोर्स, जो बंदा एंटाइटल है ना, जिसका नाम लिखा है उसी को होगी, क्योंकि ड्राफ्ट में नाम लिखा जाता है। ड्राफ्ट में कभी भी बियरर वाला कंसेप्ट ही नहीं होता, चेक में तो फिर भी होता है। तो ड्राफ्ट में किसको पेमेंट होगी? पेमेंट टू पर्सन एंटाइटल्ड। इंपॉर्टेंट नहीं है 85A इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ वही वही डिमांड ड्राफ्ट वही है ये। अब आते हैं आगे एल्ट्रेशन में। अपने ने नॉर्मल पढ़ा था भी एल्ट्रेशन की, भैया अगर एल्ट्रेशन करते हो आप पार्टी जिसकी कंसेंट नहीं है तो उसके लिए तो वो वॉइड हो जाएगा, वो लायबल भी नहीं होगा, ये सब हमने कुछ बातें पढ़ी। अब ध्यान देना कि भाई एल्ट्रेशन के केस में भी पार्टी लायबल कब कब हो सकती है। एल्ट्रेशन
सेक्शन 87, 88, 89, ठीक है। अब आ जाइए एल्ट्रेशन को लेकर। नॉर्मली तो चलो अपने जो बेसिक बातें पढ़ी पहले वो लिख देते हैं। जनरल जो अपने ने बातें पढ़ी एल्ट्रेशन के अंदर, हमने लिखा बोला पहला कि भाई एल्ट्रेशन अगर होता है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वॉइड में ये मत कर देना पूरा ही वॉइड हो जाएगा, नहीं, जिन पार्टीज की कंसेंट थी उनके लिए वो कागज वॉइड हो जाएगा। दूसरा, पार्टीज जिनकी कंसेंट नहीं थी टू एल्ट्रेशन, वो लोग नॉट लायबल, नॉट लायबल। ये अपने दो बातें पढ़ी। अब आ जाओ इसके अपवाद पे। अपने इसको अपवाद की तरह पढ़ लेंगे, चीजें इजी हो जाएंगी। पहला, जब पार्टीज लायबल होगी चाहे उनकी कंसेंट थी या सॉरी जब पार्टीज लायबल होगी चाहे उसकी कंसेंट थी। पहला, अगर जो एल्ट्रेशन है वो है टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्ट। भाई ऐसा था कि जब आप में और मेरे में एग्रीमेंट बात हो रही थी तब तो कुछ दो चार बातें हुई, तो कागज लिखते टाइम क्या हो गया, कोई एक आधी बात मिस हो गई। भाई मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पैसा 1 अप्रैल को दूंगा, वो कागज में कहीं लिखनी रह गई, तो आपने कहा अरे यार कागज में वो बात लिखनी रह गई, आपने लिख दिया। आपका वहां पे एल्ट्रेशन का पर्पस या इंटेंशन क्या था कि भाई ये हमारी बात हुई है, इसको लिखना है बस। आपने कुछ फ्रॉड इंटेंशन नहीं था, वो ये बोला गया कि भाई अगर एल्ट्रेशन हो रहा है टू अचीव कॉमन इंटेंशन, जिस चीज को लेकर बात हुई है वहां पर पार्टीज लायबल हो। एक चीज। अब आ जाइए आगे। अगर एल्ट्रेशन के बाद भी इंडोर्सर इंडोर्स करता है, एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है, कागज में अल्ट्रेशन थी हम मानते हैं, पर अल्ट्रेशन के बाद क्या हुआ है, जो उस समय जिसके पास भी वो कागज था उसने किसी को ट्रांसफर कर दिया। इंडोर्सर ने ट्रांसफर, इंडोर्स मतलब ट्रांसफर, एक्सेप्टर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया आफ्टर अल्ट्रेशन, तो कानून कहता है ये लोग लायबल होंगे। अब ये लोग ये नहीं कह सकते कि अरे कागज में तो अल्ट्रेशन हुई है, कागज को तो आप वॉइड करो। कानून कहता है ना, अल्ट्रेशन के बाद तुमने इसको ट्रांसफर किया है, उसके बाद तुमने एक्सेप्ट किया है, तुम लायबल हो। बाकी लोग लायबल हो ना, इस अल्ट्रेशन के समय या उससे पहले वाले तो चलो इसमें आ जाएंगे, ये वाला जो जनरल ग्राउंड है, पर तुम लोगों में नहीं लगेगा। तुमने अल्ट्रेशन के बाद ये चीज की है, ट्रांसफर और एक्सेप्ट, तुम लोग लायबल होगे, तुम लोग ये ग्राउंड नहीं ले सकते हो। सेक्शन 88 बहुत कम चांस है इसको आने का, बट फिर भी अपने बात कर लेते हैं। अब आ जाइए 89, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ये कहता है सेक्शन की यार कई बार क्या होता है ना, चेंज तो हुआ होता है, कोई छोटा मोटा चेंज हुआ होता है पर वो दिख नहीं रहा होता है। मैंने इस सफाई से चीज को चेंज किया कि दिख ही नहीं रहा था। मैंने चेक के अंदर जो अमाउंट लिखी हुई थी वो उसको इतनी सफाई से मैंने बदला कि दिख ही नहीं रहा था, तो उसमें लिखा गया है कि एल्ट्रेशन क्लियर नहीं थी, मतलब पता ही नहीं लग रही, एल्ट्रेशन वाज नॉट एपरेंट। जो पैसा दे रहा था ना, या जिसने पैसा देना था उस कागज के बेस पे, उसको लगा कि ये तो जब कागज लिखा गया तभी ये बात लिखी हुई थी, उसको लगा ही नहीं कि अल्ट्रेशन हो रखी है। तो उस केस में कानून ने कहा कि भैया अल्ट्रेशन हो रखी थी मानते हैं, पर जिसने पैसा दिया, जो ड्रॉई था या फिर जो मेकर था, उसको वो अल्ट्रेशन पता ही नहीं लगी, अल्ट्रेशन दिख ही नहीं रही थी, और उसने अल्ट्रेशन को ओरिजिनल ओरिजिनल मानते हुए पेमेंट कर दी। अब वहां पर आप ये नहीं बोल सकते कि अरे अल्ट्रेशन के बाद तुमने पेमेंट कैसे कर दी। जैसे एग्जांपल, मैंने आपको चेक दिया पैसे का, आपने क्या किया, उस चेक में अमाउंट में चेंज कर दिया, और इतनी सफाई से किया कि बैंक को पता ही नहीं लगा। बैंक ने चेक किया, बैंक का जो स्कैनर होता है, मशीन होती है, उसने सब कुछ ओके बताया, बैंक ने पेमेंट कर दी। अब मैं बैंक के खिलाफ नहीं जा सकता कि मैं बोल दूं कि अरे यार आपने कैसे दे दिया, मैंने तो 4,000 का चेक दिया था, आपने 40,000 रुपए कैसे दे दिए, आपने एक जीरो पे ध्यान नहीं दिया। बैंक कहेगा भैया ऐसा है, हमने हमारे सिस्टम पे चेक किया था, पर अल्ट्रेशन या चेंज इतनी सफाई से हुआ था, हमको नहीं पता लगा। तो कानून उस केस के अंदर उनके डिफेंस में जाएगा। तो ये क्या बोलता है 89, इफ अल्ट्रेशन नॉट एपरेंट, क्लियर नहीं थी,
पता ही नहीं लग रही थी। तो जो पर्सन मेकिंग पेमेंट नॉट लायबल, नॉट लायबल, आप उसके नहीं बता रहे। ये स्पेशली बैंक वालों के लिए डाला गया था प्रोविजन। तो हम इसको एक और तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर अल्टरेशन अपेरेंट नहीं थी और पेमेंट हो गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ये क्वेश्चन फिर भी आ सकता है क्योंकि अपने को ऐसा लगेगा कि यार ऐसे कैसे, तो आपकी गलती है, आपको पैसा भरना पड़ेगा। नहीं, कानून कहता है कि अगर चेक, बैंक में चेक आता है और बैंक में जब चेक आया, चेक वालों ने, बैंक वालों ने अपने हिसाब से सब कुछ रीजनेबली जो भी ध्यान रखना था वो सब ध्यान रखा, और उसके बाद नहीं पता लगा भाई उसमें कोई गड़बड़ हो रखी थी और बैंक वालों ने चेक के हिसाब से पैसे दे दिए, वहां पर आप बैंक को लायबल नहीं कर सकते। अगर बैंक ने चेक किया है, बैंक ने चेक नहीं किया, बैंक नेग्लिजेंट रहा, तब ये नहीं लगेगा। इसीलिए बोला गया कि अल्टरेशन थी बट वो क्लियर नहीं थी, पूरा ध्यान रखने के बावजूद भी नहीं पता लग रही थी, तब अगर पेमेंट होती है तो कोई भी लायबल नहीं होगा। उस केस के अंदर आप किसी भी बंदे को लायबल नहीं कर सकते हो। हाँ, पर्सन मेकिंग पेमेंट नॉट लायबल। हाँ जी, ड्रॉई नॉट लायबल, ये बैंक के लिए प्रोविजन डाला गया था, ठीक है। हालांकि बैंक की ड्यूटी है ध्यान रखना, बट अगर बैंक ने बहुत चेक किया चेक और फिर भी बैंक को कोई गड़बड़ नहीं पता लगी, तब बैंक लायबल नहीं होगा, ठीक है। ये एक छोटी मोटी सी बातें हैं। तो उसके अलावा कुछ भी, उसके अलावा सेक्शन 90 वो सिंपल था। सेक्शन 90 बता देता हूँ क्या बोलता है। सेक्शन 90 कहता है कि भैया जो एक्सेप्टर था, मतलब ड्रॉई बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करता हूँ, बैंक ने पैसा देना होता है। अगर बैंक के पास चेक आ गया, मामला खत्म। क्यों? बैंक के पास चेक आया, इसका मतलब ये है कि पैसा दिया जा चुका है। बैंक के पास कहां से चेक आएगा? मैंने अगर आपको चेक दिया और वो चेक आज बैंक के पास चला गया, मतलब पैसा दिया जा चुका है। तो कानून कहता है कि अगर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एक्सेप्टर के पास आ गया, कागज जो है वो एक्सेप्टर के पास आ गया, वही मामला खत्म हो जाएगा। क्यों? कागज आ गया मतलब पैसा हो चुका है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना कि जो पैसा दे रहा है वो कागज अपने पास ले लेगा। तो अगर कागज आ गया मतलब पैसा दिया जा चुका है। ये 80 सेक्शन आपका 90 बोलता है। नॉट इंपॉर्टेंट, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। सेक्शन 82 इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक्सेप्टेंस वाला, चलो वो 48 आवर्स 63 इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा तो 82 इंपॉर्टेंट है, 86 इंपॉर्टेंट है, 87 इंपॉर्टेंट है। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस और अल्टरेशन 82, 86 और 87, ये छोटे मोटे कुछ एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, नहीं फिर नहीं होगा जी। ये बोलता है, ये बोलता है कि अगर मान लीजिए बैंक के पास एक चेक आता है, बैंक ने पूरा चेक किया, जो उनकी मशीनें होती है उसमें चेक किया और उनको लगा यार चेक तो सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और उन्होंने उसके बेस पे पेमेंट कर दी, कोई गड़बड़ कुछ नहीं पाई गई, पेमेंट कर दी, तो कानून बोलता है बैंक लायबल नहीं होगा। क्यों? ये अल्टरेशन के केस में बोल रहा हूं। अब आप बोल दो भाई बैंक के पास तो फर्जी चेक आया था और बैंक ने फर्जी चेक, वो नहीं बोल रहा हूं, अल्टरेशन की बात कर रहा हूं। भैया छोटी मोटी अल्टरेशन थी, फर्जी उसमें मत चले जाना कि कोई नकली चेक लेकर आ गया और बैंक ने पैसे दे दिए, ऐसे तो फिर बैंक बच जाएगा, उसकी बात नहीं करें, अल्टरेशन की बात करें। कुछ छोटा मोटा, मैंने चेक आपको दिया था 4000 का, आपने उसके 4 के 40 बना दिए और इतनी सफाई से बनाया कि बैंक को पता ही नहीं लग पाया, मशीनों में डिटेक्ट ही नहीं हो पाया, तो वहां पर जो है बैंक लायबल नहीं होगा। ये कहना चाहता है। अल्टरेशन की बात बोल रहा हूँ, फ्रॉड या फोर्ज के चेक के केस में नहीं बोल रहा हूं मैं। कि आप बोलोगे बैंक के पास कोई फोर्ज गलत फर्जी चेक ले जाए और बैंक पैसा दे देगा तब भी लायबल नहीं होगा। अल्टरेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब चले आगे। एक मिनट। ठीक है, अब आ जाइए अगले टॉपिक पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसऑनर। आपसे इसमें सेक्शन नंबर पूछा जा सकता है। डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस का सेक्शन नंबर बताओ, डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट का सेक्शन नंबर बताओ। अच्छा, डिसऑनर के केस में नोटिस किसको देना होता है, डिसऑनर में नोटिस कौन देता है, किसको देता है, नोटिस कैसा होता है, राइटिंग में होता है, मतलब बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन है इसके अंदर। नोटिस कब देना जरूरी नहीं है, कौन सा सेक्शन बताता है कि नोटिस देना जरूरी नहीं है। या फिर एक क्वेश्चन तो आपने बहुत पेपर्स में पढ़ा होगा, देखा होगा, जुडिशरी के पेपर की बात कर रहा हूँ प्री में, कि भाई डिसऑनर हुआ,
डिसऑनर का नोटिस एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को दिया पर पार्टी मर चुकी थी, नोटिस दिया पर पार्टी मर चुकी थी, पर इस पार्टी को नहीं पता था क्या नोटिस सफिशिएंट है या नहीं, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब अपने आते हैं डिसऑनर के ऊपर, इंपॉर्टेंट है। हालांकि डिसऑनर से रिलेटेड अपने एक टॉपिक और पढ़ेंगे, नोटिंग एंड प्रोटेस्ट, वो अलग चीज है। वैसे तो डिसऑनर के बाद नोटिंग एंड प्रोटेस्ट है, पर नोटिंग एंड प्रोटेस्ट और डिसऑनर का आपस में क्या कनेक्शन है और कब नोटिंग एंड प्रोटेस्ट होता है, कब डिसऑनर नहीं, कब डिसऑनर वाली प्रक्रिया नहीं होती है, वो भी अपने देखेंगे। अब आ जाइए डिसऑनर। देखो डिसऑनर का सिंपल सा मतलब है कि भैया उसने पैसे नहीं दिए, मैंने आपको कागज लिख के दिया था, मैंने आपको कहा था 1 तारीख को पैसे दे दूंगा, मैंने पैसे नहीं दिए, डिसऑनर हो गया। मैंने आपको चेक दिया था, आप चेक बैंक में लेके गए, बैंक ने चेक वापस दे दिया, भैया खाते में पैसे नहीं है, डिसऑनर हो गया। पर डिसऑनर सिर्फ नॉन पेमेंट की वजह से नहीं होता। जैसे हमने प्रेजेंटमेंट पढ़ा, तब अपने ने क्या बोला कि भाई प्रेजेंटमेंट सिर्फ एक थोड़ी होती है कि पैसा दे दो, ऐसा थोड़ी होता है। हमने आपका 20-21 आपका सेक्शन 21 एट साइट ऑन प्रेजेंटमेंट, वो सब हमने क्या बोला कि भाई ठीक है, आज के समय में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि बंदा बोलता है कि भैया पहले मैं आपको कागज दूंगा, आप उसको एक्सेप्ट करोगे फिर पेमेंट होगी। बंदा कहता है ऐसे थोड़ी होता है, एक तो पैसा दो, ऊपर से मैं ही फॉर्मेलिटी में फंसूं। मतलब तारीख बोलो जिस दिन पैसा दे दोगे डायरेक्ट, आफ्टर प्रेजेंट एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस वाला कोई कहानी प्रैक्टिकली ठीक है नहीं होता, बट कानून तो कहता है ना ऐसा हो सकता है कि मैं आपको कागज लिखते टाइम बोल सकता हूं कि आप पहले मेरे को कागज एक्सेप्टेंस के लिए दोगे, फिर उसके बाद मैं पेमेंट करूंगा। कि आप मेरे से एक्सेप्टेंस करवाओ, मैं एक्सेप्ट करूंगा, तारीख दूंगा आपको पेमेंट की, फिर आप पेमेंट के लिए आ जाना। कानून तो ऐसी बात बोलता है ना। इसीलिए डिसऑनर भी 2 तरीके के, जैसे प्रेजेंटमेंट भी 2 चीजों के लिए होती है ना, एक्सेप्टेंस और प्रेजेंटमेंट और पेमेंट, वैसे डिसऑनर भी 2 कंडीशन में हो जाता है। एक तो जो हम नॉर्मली सुनते हैं डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, दूसरा नॉन एक्सेप्टेंस। वो कब होता है कि भैया जब कागज पेश करना था एक्सेप्टेंस के लिए, मैंने आपको कागज पेश किया एक्सेप्टेंस के लिए, आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो भी तो डिसऑनर हो गया। पेमेंट वाला तो चलो होता ही होता है, ये भी हो गया। तो डिसऑनर 2 तरीके के होते हैं, बाय नॉन एक्सेप्टेंस, बाय नॉन पेमेंट। नॉन पेमेंट तो चलो अपने कई बार देखते हैं इसके सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। अब ध्यान देना, नॉन एक्सेप्टेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि भैया वो जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, या तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या फिर वो एक्सेप्ट तो कर रहा है विद कंडीशन कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं क्वालिफाइड या लिमिटेड एक्सेप्टेंस, वो भी एक तरह की नॉन एक्सेप्टेंस है। हालांकि उन्होंने पीछे बोला कि अरे होल्डर, अगर होल्डर मान रहा है वो अलग चीज है, बट अगर होल्डर ना माने तो वो डिसऑनर माना जाएगा। आपने मेरे को कागज दिया एक्सेप्टेंस के लिए और मैंने कहा यार एक्सेप्ट तो कर रहा हूं पर ये कंडीशन है, आपने कहा कोई कंडीशन नहीं है, उस समय कोई बात नहीं हुई थी और आप नहीं माने, मैंने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस की कंडीशन, आपने वो कंडीशन नहीं मानी, डिसऑनर हो गया। तो एक्सेप्टेंस ना हो तब तो चलो डिसऑनर होता ही होता है, बट अगर एक्सेप्टेंस विद कंडीशन हो, जिसको हम क्वालिफाइड या फिर लिमिटेड एक्सेप्टेंस बोलते हैं, तब भी डिसऑनर होता है। ठीक है, उसके अलावा क्वालिफाइड हो गया, नॉन एक्सेप्टेंस हो गया, मेन तो यही ग्राउंड बनते हैं, उसके अलावा कोई भी ऐसा ग्राउंड मेन यही है। बाय नॉन एक्सेप्टेंस, बाय क्वालिफाइड और लिमिटेड एक्सेप्टेंस। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा सेक्शन बात करता है अबाउट डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस? सेक्शन 91। डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस के अंदर जो डिसऑनर है वो कैसे कैसे हो सकता है? चलो एक तो ठीक है नॉन एक्सेप्टेंस है, और एक और क्या है, अगर क्वालिफाइड या लिमिटेड एक्सेप्टेंस भी है वो भी एक तरह का डिसऑनर बन सकती है, अगर होल्डर नहीं मानता उस एक्सेप्टेंस को। नॉन पेमेंट में डिसऑनर कैसे होगा? एक ही ग्राउंड है, बाय नॉन पेमेंट। जब प्रेजेंट किया कि भैया पे करो, जो पार्टी थी उसने पे नहीं किया, होल्डर ने कागज पेश किया कि पे करो, जो पार्टी थी उसने पे नहीं किया। होल्डर ने कागज पेश किया था भैया एक्सेप्ट करो, और उसने एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर क्वालिफाइड या फिर लिमिटेड एक्सेप्टेंस किया, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, कौन सा सेक्शन डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, कौन सा सेक्शन डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट की बात करता है। अब इसमें आगे की वही प्रक्रिया की बात आती है, भाई अगर डिसऑनर हो जाएगा तो आप क्या करोगे?
कानून कहता है भैया डिसऑनर हो गया तो पहले नोटिस देना पड़ेगा। हमने शुरू के अंदर एक बात पढ़ी थी कि अगर आपको पार्टी को लायबल करवाना है ना डिसऑनर में, तो आपको नोटिस देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि मैंने तुमको कागज पेश किया था पैसा देने के लिए, तुमने पैसा नहीं दिया है, मैं तुमको 15 दिन 20 दिन का और टाइम देता हूं, अगर तुमने पैसा नहीं दिया मैं कोर्ट में चला जाऊंगा। कानून कहता है आप नोटिस दोगे उसको डिसऑनर का, फिर आप कोर्ट में आओ। आपने को नोटिस नहीं दिया तब नहीं आएगा सीधा, आप आगे सीधा है कि सर मैंने कागज पेश किया, उसने कागज पे पैसे नहीं दिए, आप कोर्ट में आ गए। कानून कहेगा नोटिस दिया उसको, नहीं दिया, नोटिस दे के आओ। इसीलिए चेक में ये बात बोली गई है कि अगर आपने 1 महीने के अंदर अंदर नोटिस नहीं दिया उसको, केस ही नहीं चलेगा, केस आपका खारिज हो जाएगा, मेंटेनेबल नहीं रहेगा। तो नोटिस इंपॉर्टेंट है। तो चलो हमको ये तो पता लग गया डिसऑनर कैसे होता है, पर ये बात भी ध्यान रखना भाई डिसऑनर के बाद ऐसा नहीं है डायरेक्ट केस होता है, नोटिस इंपॉर्टेंट होता है। अब जो कि नोटिस इंपॉर्टेंट होता है तो अब नोटिस पढ़ेंगे अपने। नोटिस कौन देगा, नोटिस किसको दिया जाएगा, नोटिस का फॉर्म मतलब नोटिस कैसा होता है, नोटिस कैसे भेजा जाएगा, ये सारी बातें बहुत जनरल बातें हैं। इसमें एक सिंपल सी बात बता देता हूं, अगर नोटिस ऑफ डिसऑनर को लेकर कोई क्वेश्चन आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ, लिबरल रखना। कानून ने बहुत बहुत इजी वो रखा है कि भैया आप किसी को भी नोटिस दे दो, भैया आप नोटिस ओरली दे दो, राइटिंग दे दो, कैसे भी दे दो, आप नोटिस कैसे भी भेज दो, पर्सनली देना है पर्सनली दे, और डाक से भेजना है डाक से भेज दो, बहुत सिंपल रखा है। तो अगर कंफ्यूज हो जाओ वहां पर, अगर मौके पे चीज याद ना आए या फिर कंफ्यूज कोई ऐसा पूछ ले जो आपको लगे कि यार क्या हो सकता है, तो वहां पर लिबरल जो आपको लगे ना कि लिबरली अगर सिंपली अगर देखा जाए तो उसको क्या क्या चीज देनी चाहिए, उस हिसाब से आंसर कर देना। तो ये तो हुआ डिसऑनर। अब आते हैं नोटिस ऑफ डिसऑनर 91 92। नोटिस ऑफ डिसऑनर, नोटिस ऑफ डिसऑनर सेक्शन 93 सेक्शन 94 नोटिस ऑफ डिसऑनर। कुछ देखना है क्या? ठीक है, अब आ जाओ। 93 तो बात करता है नोटिस कौन देगा और किसको देगा, कौन किसको, और 94 आपका बात करता है फॉर्म, नोटिस कैसा होगा, कैसे भेजा जाएगा, ठीक है, या मोड ऑफ सर्विस भी बोल सकते हो आप, मोड ऑफ सर्विस। अब ध्यान देना यहां से कंसेप्ट पूछा जाएगा। नोटिस कौन देगा ये तो क्लियर है, होल्डर, जिसके पास जो उस कागज की पेमेंट को एंटाइटल है ना मौके पे, होल्डर, होल्डर देगा। पर नोटिस किसको दिया जाएगा, जिसको होल्डर लायबल कराना चाहता है, लायबल कराना चाहता है। तो होल्डर जिसको लायबल कराना चाहता है। अब ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है भाई ऐसा है, होल्डर 4 लोगों के खिलाफ जा सकता था, मतलब 4 लोग होल्डर को लायबल हो रहे हैं। होल्डर की इच्छा है, चाहे तो सभी को नोटिस दे दे, चाहे तो जिसको वो मतलब लायबल करवाना चाहता है उसको। और मजे की बात, जिसको नोटिस देगा फिर केस भी उसी के खिलाफ चलेगा बस, बाकी जिसको नोटिस नहीं दिया वो लायबल भी नहीं रहेगा। ये भी हो रहा है। बट यहां एक बात ध्यान रखना, अगर तो 4 लोग हैं और वो चारों लोग अलग अलग लायबिलिटी, मतलब चारों लोग ज्वाइंटली लायबल नहीं है, अलग अलग लायबिलिटी है, तब तो आपको चारों को नोटिस देना होगा। पर अगर चारों लोग ज्वाइंटली लायबल है, फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप फर्म है जिसको नोटिस देना है, उसमें 4 पार्टनर है, आप किसी भी एक पार्टनर को नोटिस दे दो। तो ये चीज ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि होल्डर को, भैया आपसे वो पूछ ले कि डिसऑनर का नोटिस होल्डर किसको देगा, ड्रॉअर को देगा, मेकर को देगा, या किसी को भी दे सकता है जिसको वो लायबल करना चाहता है, किसी को भी दे सकता है, जरूरी नहीं है ड्रॉअर कोई दे या मेकर कोई दे, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, जिसको वो लायबल कराना चाहता है। हो सकता है वो माफ करना चाहता हो ड्रॉअर को, कर दे, जिसको लायबल कराना चाहता है उसको नोटिस इश्यू कर दे। बट उसके अंदर एक और बात ध्यान रखना, अगर लोग सेवरली लायबल है, एक से ज्यादा लोग हैं और वो लोग सेवरली लायबल हैं, तो हर एक को नोटिस देना होगा। और अगर वो लोग जॉइंटली लायबल है, एवरीवन या ईच बोल सकते हैं, और अगर जॉइंटली लायबल हो तो वो किसी भी एक को, एनीवन। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर पार्टी जॉइंटली लायबल है तो किसी भी एक को नोटिस दे देना, बट अगर वो लोग अलग अलग लायबल है तो फिर मतलब अलग अलग मतलब उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई जॉइंट लायबिलिटी नहीं ली है, तब फिर हर एक को नोटिस देना पड़ेगा। ये है आपका सेक्शन 93, सेक्शन 93। अब आते हैं
फॉर्म, मोड ऑफ सर्विस। बहुत इजी है बट ध्यान रखना। जो नोटिस होगा वो चाहे तो ओरली हो सकता है, चाहे तो राइटिंग में भी हो सकता है। हालांकि हम लोग देखते नहीं है ओरल नोटिस, क्योंकि ऑब्वियस ओरल नोटिस को प्रूव करना मुश्किल हो जाता है, बट ओरली भी नोटिस दिया है। ओरली मतलब उसको फोन करके बोल दो, उसके पास चले जाओ, ओरली हो गया। नोटिस आप उस पर्सन को दे सकते हो, उसके ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट को भी दे सकते हो। मान लीजिए उसने कोई बंदा रख रखा था जो उसके बिहाफ पे सारे कागज पत्र नोटिस रिसीव करता है, उसको दे सकते हो। अगर ये बंदा मर गया, जो पर्सन है वो डाइड, ये जो पर्सन है ये मर गया, तब आप इसके लीगल रिप्रेजेंट, जनरली नहीं, अगर मर गया तो। अगर ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, और कोर्ट ने कोई असाइनी, असाइनी मतलब जो पैसे रिकवर कर रहा है इसके बिहाफ पे, तब आप नोटिस इस असाइनी को भी दे सकते हो। अब ध्यान देना, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो नोटिस ऑफ डिसऑनर का नोटिस होता है, जो भी फॉर्मेट होता है, क्या राइटिंग में होना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है, कैसे भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि हमको नॉर्मली ऐसे ही लगता है कि नोटिस ऑफ डिसऑनर ओरल राइटिंग में होना चाहिए। नहीं, ओरली दे दो, राइटिंग में दे दो। नोटिस ऑफ डिसऑनर किसको दोगे? जिसको लायबल करवाना चाहते हो। अच्छा, उसके अलावा किसी और को दे सकते हो। हाँ, अगर उसने कोई ड्यूली अपना कोई एजेंट रख रखा है तो उस एजेंट को दे दो। अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दो। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब लगेगा? अगर मर गया तो। अगर मर गया तो, ऐसा नहीं है नॉर्मली लीगल रिप्रेजेंटेटिव ना। अगर वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो इसको दे दो। ये हो गया एक बात। अब आता है नोटिस कहां सर्व करोगे। तो कानून कहता है भैया ऐसा है, जो ये उधार उधार का सिस्टम होता है ना, ये कमर्शियल चीजें होती है। ये क्या होती है? कमर्शियल चीजें होती है। अब क्योंकि कमर्शियल चीजें होती हैं, तो आप नोटिस सर्व करोगे एट प्लेस ऑफ बिजनेस। एट प्लेस ऑफ बिजनेस। हाँ, अगर उसकी कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तब आप उसकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे जा सकते हो। तब आप उसकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस पर जा सकते हो। ये एक बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। दोबारा बोल रहा हूं, डिसऑनर से लेकर क्वेश्चन बहुत बनते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। नोटिस डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस का सेक्शन, नॉन पेमेंट का सेक्शन, डिसऑनर के अंदर नोटिस कौन देगा, किसको देगा, डिसऑनर के नोटिस का क्या फॉर्म है, ओरली राइटिंग कैसा भी हो सकता है, कहां पे नोटिस सर्व किया जाएगा। जनरल रूल क्या है? प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तब प्लेस ऑफ रेजिडेंस। उसके बाद नोटिस जो है रीजनेबल टाइम में, कोई फिक्स टाइम तो नहीं दिया हुआ, पर रीजनेबल टाइम में सर्व होगा। 91, हाँ ठीक है, ठीक है, रीजनेबल टाइम में नोटिस को सर्व किया जाएगा। ये एक छोटी सी और बात है। अब आते हैं नोटिस को लेकर, इतनी सी बातें ही हैं। नोटिस को लेकर नोटिस कौन सर्व करेगा, ये सब अब ध्यान देना। डिसऑनर बात पढ़ी है हमने, डिसऑनर कब माना जाता है, डिसऑनर के दो ग्राउंड होते हैं, क्या क्या सेक्शन है, बहुत सिंपल सी बात है, क्या क्या सेक्शन है। फिर हमने पढ़ा नोटिस की, डिसऑनर के अंदर नोटिस ऑफ डिसऑनर कौन देगा, किसको देगा, नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है, ये बातें हो गई। अब वैसे तो एक और छोटी मोटी और बातें हैं, बट उससे पहले अपने आ जाते हैं जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, when notice of dishonor not necessary। एक चीज ध्यान रख लेना, ये आपके प्री में भी आ सकता है, मतलब प्री में तो चलो आएगा ही आएगा, ये आपके मेंस का क्वेश्चन भी है कि नोटिस ऑफ डिसऑनर कब देना जरूरी नहीं होता है। सेक्शन 98, 95, 6, हाँ 98, सिंपल सा है कि भैया कैन नॉट बी फाउंड, जो पर्सन है जिसको नोटिस देना है वो नहीं मिल रहा। अगर जो कागज है वो नॉट नेगोशिएबल है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, इंस्ट्रूमेंट नॉट नेगोशिएबल। उसके बाद
इंस्ट्रूमेंट अगर मान लीजिए पार्टी ने कैंसिल कर दिया, पार्टी को आपने डिस्चार्ज कर दिया, कैनॉट बी फाउंड तो चलो हो ही गया, नेगोशिएबल हो गया। इंस्ट्रूमेंट अगर आपने कैंसिल कर दिया, पार्टी को आपने डिस्चार्ज कर दिया, इसके अलावा कुछ भी ऐसा, हाँ क्या कहते हैं ये, आफ्टर डिसऑनर promises to pay, without notice, ये कुछ एक ग्राउंड है। अब ध्यान देना, मैंने आपको एक ग्राउंड सिर्फ सिंपल से इसलिए लिख के दे दिए क्योंकि आपसे वो ग्राउंड पूछेगा नहीं, आपसे ये पूछेगा तो कौन सा सेक्शन बात करता है जब नोटिस ऑफ डिसऑनर जरूरी नहीं है, और आपको याद कैसे करना है, सेक्शन नंबर तो चलो आप याद कर लो, उसके बाद जो ये बातें ये कैसे याद हो, सिंपल सा कि भैया जिसको नोटिस देना अगर वो नहीं मिल रहा तो नोटिस जरूरी नहीं है, ढूंढा नहीं मिला, नोटिस नेगोशिएबल ही नहीं है, नेगोशिएबल मतलब भाई सॉरी नोटिस क्या, कागज नेगोशिएबल ही नहीं है, अगर कागज नेगोशिएबल नहीं है मतलब दो ही पार्टी के बीच में कागज होगा, मैंने आपको कागज दिया और ये कह दिया आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, मतलब हम दोनों ही है, मैं आपके पास आया, आपको बोला पैसा दे दो, आपने पैसा नहीं दिया, कानून बोलता है दो लोग इन्वॉल्व हैं, उसके अलावा और कोई लोग नहीं है, तो मतलब दोनों को तो पता ही है, नोटिस देने का इंटेंशन क्या होता है, सबको पता लगे, तो पता ही है। हम लोगों ने तो नोटिस क्यों जरूरी किया कि अगर उस कागज को ट्रांसफर कर दिया हो तो सबको पता लगे कि भैया कागज ट्रांसफर हुआ था, इसमें 10 लोग, 15 लोग, 5 लोग, इतने लोग इन्वॉल्व है और इन सबकी लायबिलिटी बन रही है। अब दो ही लोग हैं, एक पैसा लेने वाला, एक पैसा देने वाला, देने वाले ने पैसा मना कर दिया, मतलब दोनों को ही पता है बात, तो क्या नोटिस की जरूरत है। तीसरा भाई इंस्ट्रूमेंट कागज ही कैंसिल हो गया, कागज है ही नहीं, रद्द ही कर दिया, तब कहा, जब कागज पे कोई कार्य नहीं बनती तब किस बात का नोटिस। पार्टी ने कागज डिस्चार्ज कर दिया, मतलब जिसको जिसको पैसा, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि भैया पैसा दे दो, आपने मना कर दिया, मैंने माफ कर दिया, मैंने कहा ठीक है छोड़ो, तब नोटिस। अब क्या पूछेगा वो, ये ग्राउंड पूछेगा, वो ये ग्राउंड पूछेगा, वो ये ग्राउंड पूछ सकता है, ये ग्राउंड पूछ सकता है, 3 ग्राउंड पूछेगा। तीसरा ग्राउंड क्या है कि भैया मैंने आपको कहा कि यार पैसा दे दो और आपने पहले तो मना कर दिया और फिर बाद में आपने कहा ठीक है यार 2-4 दिनों बाद दे दूंगा, तो कानून कहते हैं ठीक है भाई, प्रॉमिस तो कर दिया ना उसने, चाहे मैंने आपको नोटिस नहीं दिया था पर आपने फिर भी उसके बाद मेरे को बोल दिया कि 2-4 दिनों में दे दूंगा, मतलब एक तरह से हो गया कि आपने एक इंप्लाइड नोटिस, खुद पे ही नोटिस ले लिया अपना कि चाहे नोटिस नहीं आया पर नोटिस आ सकता है और आपने मेरे को वादा कर दिया, तो कानून कहता है मतलब नोटिस एक तरह से हो गया। कैसे याद करोगे, PF13, P से प्रॉमिस, F से नॉट फाउंड, 13 सेक्शन 13 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करता है, नेगोशिएबल, नॉट नेगोशिएबल, 3 चीजें बस, इसके 3 ग्राउंड याद कर लेना, अगर पूछेगा तो वो ये पूछेगा, अदरवाइज सेक्शन नंबर पूछता है कि नोटिस कब जरूरी नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब आ जाओ जो इससे रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट है, पार्टी इश्यूड, पार्टी इश्यूड नोटिस, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को नोटिस इश्यू किया, ठीक है, इश्यू नोटिस टू अदर पार्टी, एक मिनट इसकी हेडिंग डाल देता हूं ताकि आपको हेडिंग याद हो जाए पहले, पर्सन टू whom notice served is dead, सेक्शन 96। अब ध्यान देना, ये कहता है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को नोटिस सर्व किया, नोटिस ऑफ डिसऑनर सर्व किया, ये कहता है फॉर एग्जांपल ए ने बी को सर्व किया, फिर ये कहता है कि जो दूसरा अनदर पर्सन है, मतलब जो बी है, वाज डेड, वो तो मरा ही हुआ था पहले से ही, बट
ए वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, ए को नहीं पता थी ये बात कि वो मर चुका है, उसको नहीं पता थी ये बात। ओ सॉरी, थैंक यू यार, 97 सॉरी, सॉरी, वो नहीं पता, उसको ये बात नहीं पता थी। तो कानून कहता है ये सफिशिएंट सर्विस ऑफ नोटिस माना जाएगा। अब ध्यान देना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा होता है ना, मान लीजिए पैसा लेना था, आपने उस दिन पैसा दिया नहीं, तो मेरे को नोटिस देना था आपको, मैंने नोटिस इश्यू कर दिया। मैंने कहा भैया 15 दिनों में, नॉर्मली नोटिस की लैंग्वेज क्या होती है, ऐसी तो लैंग्वेज होती है कि नोटिस भेज देते हैं और वकील उसमें लिखता है कि 15 दिनों में मेरे को पैसा, पार्टी को मेरी पैसा दे देना, नहीं तो अपना जवाब दे देना। अगर आपने या तो पैसा ना दिया या फिर जवाब नहीं दिया तो हम मानेंगे कि आप पैसा देने के लिए मतलब मना कर रहे हो और हम कोर्ट में चले जाएंगे। वैसा तो बोलता नहीं है कि भैया मेरे को लिख के दो, दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, वो तो कहता है 15 दिनों में जवाब दे दो तो ठीक है, वरना मैं कोर्ट चला जाऊंगा, मैं जवाब का इंतजार नहीं करूंगा। वही पार्टी ने किया, पार्टी को पैसा नहीं आया, नोटिस इश्यू कर दिया, 15 दिन का टाइम दिया, कोर्ट में चला गया। कोर्ट में गया तब पता लगा कि यार वो तो पार्टी मर गई। कानून कहता है कोई बात नहीं, तुमको तो नहीं पता था ना। हाँ सर मुझे नहीं पता था, तुमने अपनी फॉर्मेलिटी कर दी, नोटिस देने की जो फॉर्मेलिटी थी पता कर दी। हाँ, अगर तुमको ये बात पता थी कि वो मर चुका है, फिर तुमको नोटिस किसको देना था? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। नहीं पता थी तब कोई बात नहीं, अगर नहीं पता थी तब अगर तुमने पार्टी को नोटिस दिया है, हम सफिशिएंट नोटिस मानेंगे। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। 97। अब उसके बाद एक छोटा सा और सेक्शन, सॉरी, प्रेजेंटमेंट सर्विस ऑफ नोटिस टू अदर पार्टी। ये ध्यान देना थोड़ा सा, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के हिसाब से, बट फिर भी ध्यान दे देना। अपने ने अभी थोड़ी देर पहले एक बात पढ़ी कि भैया जो होल्डर है ना, वो जिसको लायबल करवाना चाहता है उसको नोटिस दे दे। होल्डर जो है वो जिसको लायबल करवाना चाहता है ना उसको नोटिस दे दे, उसकी इच्छा है, जिसको लायबल। अब मान लो ये होल्डर था, इसने क्या किया, नोटिस सर्व कर दिया इस ए को कि भैया ये कागज था तुमने मेरे को दिया था। वो कहता हाँ दिया था, पैसे नहीं आए इस कागज पे। वो कहता ठीक है। अब कहानी ये थी, इसने तो ए को नोटिस सर्व कर दिया, ए ने ये कागज है वो लिया था बी से। ये कागज कहां से आया था ए के पास? बी के पास से। बी ने ये कागज दिया था ए को लिखकर, ए ने आगे दे दिया। अब ए को लगता है यार कागज तो जब पैसा नहीं आया, मतलब बी ने पैसा देना था ओरिजिनली, कहानी क्या थी, बी ने ए को कागज लिख कर दिया पैसा दे दूंगा, ए ने आगे ट्रांसफर कर दिया, पैसा आया नहीं। इसने क्या किया, ए पे केस कर दिया कि कागज मेरे को तो तूने दिया था, मेरे को तो मेरा पैसा दिलवा। अब बी को नोटिस सर्व नहीं हुआ। अब ए को लगता है यार होल्डर ने तो मेरे को दिया है, बी को नोटिस ही नहीं दिया। ए नोटिस दे सकता है बी को, ए बी को नोटिस दे देगा। इसको हम क्या बोलते हैं कि होल्डर ने अगर किसी को नोटिस सर्व नहीं किया, या हम बोलते हैं जो प्रायर पार्टीज हैं, होल्डर तो सभी के खिलाफ जा सकता है, जितने भी पीछे की पार्टीज है सबके पास जा सकता है। ए ने किसी कुछ कुछ को नोटिस किया, कुछ को नहीं किया सर्व, तो जिसको नोटिस सर्व हुआ है ना वो उस प्रायर पार्टी के खिलाफ जा सकता है। तो हम क्या बोलते हैं, सर्विस ऑफ नोटिस टू अदर पार्टी। किसके द्वारा? जिसको नोटिस आया है। तो ये कहा सेक्शन कुछ इस तरह से बोलता है, नोटिस सर्व्ड to one party can be issued to prior party within reasonable time। इसमें भी क्या है, within reasonable time। ये इतनी सी बात है। तो आपसे इंपॉर्टेंट बता दो, 91 92 इंपॉर्टेंट है, 93 94 इंपॉर्टेंट है, 97 98 91 92 93 94 97 98 इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, अच्छे से पढ़ लेना। डिसऑनर के बाकी फिर भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है डिसऑनर के बारे में। अब आ जाइए नोटिंग एंड प्रोटेस्ट।
सिंपल सा है। डिसऑनर तो एक्चुअली में क्या होता है कि भैया मैंने आपको कागज दिया, आपने कागज मेरे को, आपने जो कागज है मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया या फिर उसको पैसा नहीं दिया, डिसऑनर हो गया, बात खत्म। नोटिंग या प्रोटेस्ट क्या होता है? नोटिंग एक अलग चीज होती है, प्रोटेस्ट अलग चीज होती है। नोटिंग का कंसेप्ट ये होता है, भाई मेरे पास कागज था, मैंने आपको बोला कि भैया इतनी तारीख को पैसा बनता है, आपने पैसा दिया नहीं, मैं क्या करूंगा, आपने डिसऑनर कर दिया, जो भी ग्राउंड थे, नॉन एक्सेप्टेंस या फिर नॉन पेमेंट के, कागज को नोटेरी के पास ले जाऊंगा कि साहब ये देखो, ये कागज है मेरे पास, मैंने एक आदमी से पैसे लेने हैं, आज इतनी तारीख हो गई, उसने पैसे नहीं दिए, आप यहाँ पर बस नोटिंग कर दो। वो कहेगा ठीक है कर देता हूँ भाई, मैं लिख देता हूँ कि आज इतनी तारीख है, इतनी तारीख को जिस हिसाब से, मतलब ये जो बंदा है इसने मेरे को शपथ दी है, मतलब लिख के दिया है, एफिडेविट दे रहा है मेरे को कि भाई इसने पैसे नहीं आए हैं, तो मैं उस हिसाब से लिख देता हूँ। तो वो क्या कर देता है, नोटेरी जो है एक तरह से बोल सकते हैं अटेस्ट कर देता है उस चीज को कि इतनी तारीख को पैसा आना था, पैसा नहीं आया है, जो भी वजह होती है, भाई एक्सेप्ट नहीं किया या पेमेंट नहीं किया, वो नोटिस लिख देता है। दैट इज नोटिंग। नोटिंग बाय नोटेरी पब्लिक, किस पे? प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज पे। ऐसा होता है, करवा सकते हो आप, ठीक है। वो क्या एक तरह से ना प्रूफ बन जाता है कि भाई नोटरी पब्लिक कोर्ट में आ जाता है, वो कह देता है हाँ सर इसने मेरे को शपथ दी थी कि पैसा नहीं आया, तो क्या एक तरह से प्रूफ बन जाता है कि हाँ भैया उतनी तारीख को पैसा नहीं आया था, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, हाँ आप झूठा ऐसा करवा रहे हो, आप झूठा नोटिंग करवा रहे हो, तो फिर आप पर भी केस कार्रवाई बनती है, फॉल्स एविडेंस, फोर्जरी, फलाना बनाना, बहुत कुछ बनता है। फिर आता है एक प्रेजेंटमेंट, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट क्या होता है जी? एक तो होता है आपने कागज पे नोटिंग करवा दी कि भाई डिसऑनर हो गया है, इतनी तारीख को हुआ है, ये वजह है। एक क्या होता है, आप उससे पूरा सर्टिफिकेट बनवा लेते हो, पूरा सर्टिफिकेट कि ये कागज इतनी तारीख को लिखा हुआ, फलाना फलाना इस बंदे के बीच में था, प्रॉपर सर्टिफिकेट, उसको हम बोलते हैं प्रोटेस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेस्ट। जनरली नोटिंग प्रोटेस्ट जरूरी नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं होता, ऐसा नहीं कि आपको करवाना ही करवाना है, बट अगर आप करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। दैट इज नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। हमारे लिए नोटिंग एंड प्रोटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसको ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है कि अरे यार नोटिंग और प्रोटेस्ट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए ये और वो, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे इसके अंदर कुछ ऐसा बोलूं कि अरे इसमें कुछ बहुत ही अलग बातें बोलेंगे, कुछ अलग बातें नहीं बोलेंगे। नोटिंग क्या होता है, प्रोटेस्ट क्या होता है, इनमें लिखा क्या जाता है, ठीक है। उसके बाद नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट कब देना होता है, सिंपल सी बात है। कानून कहता है कि भैया जनरली तो डिसऑनर का नोटिस दे दो, बहुत है। बट अगर किसी कानून में लिखा है कि डिसऑनर नहीं, नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं जाएगा, कहीं भी मान लो फॉर एग्जाम्पल लिखा है, हालांकि हमारे पास कोई कानून ऐसा नहीं है जिसमें ऐसा लिखा हो, बट अगर फॉर एग्जाम्पल लिखा है तो फिर ये प्रोटेस्ट वाली प्रक्रिया करनी पड़ती है। प्रोटेस्ट क्या है, जैसे मान लो वैसे बोल दू ना कि भाई कोई कागज है जिसको रजिस्टर करवाना जरूरी है, ये वो बात है कि अगर किसी कानून में लिखा है कि भैया डिसऑनर होता है तो आप इसको कागज को रजिस्टर करवाओगे, तो ये वो कहानी है कि भैया फिर आपको ये प्रोटेस्ट करवाना पड़ेगा और इसी का नोटिस देना पड़ेगा। तो वैसे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नोटिंग क्या होता है, प्रोटेस्ट क्या होता है, बट उसके बाद हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि कब जो है नोटिंग प्रोटेस्ट के बराबर मानी जाती है। एक सिंपल सी है, हालांकि बहुत सिंपल सी बात, बट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अपने ने वो पढ़ी नहीं होगी ना, या अपने पढ़ेंगे अपने को समझ नहीं आएगा, तो अपने उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अभी सब कुछ दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैं आपको दोबारा बोलूंगा एक अभी कंसेप्ट जो अपने नोटिंग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बस सिंपल सा ये ध्यान रख लेना कि ऐसा नहीं कि नोटिंग प्रोटेस्ट मैंडेटरी है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है अनटिल एंड अनलेस किसी कानून में ना बोला गया हो। जैसे मैं आपको नोटिंग प्रोटेस्ट के लिए सिंपल से लैंग्वेज लिख दो, रजिस्ट्रेशन, कि डिसऑनर का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो आप कि साहब इसको रजिस्टर करोगे, डिसऑनर हो गया। जनरली तो क्या होता है, मैंने आपको कागज पेश किया कि भैया यार पैसा दे दो, आपने पैसा नहीं दिया, डिसऑनर हो गया, मैं वकील के पास जाऊंगा, वकील आपको नोटिस इश्यू कर देगा। पर अगर कागज कानून ये बोले कि अगर आप किसी के पास कागज लेकर जाते हो, वो मना कर देता है पैसा देने से, फिर आप कागज को रजिस्टर करवाओगे कि मेरे पास कागज है, इसने मेरे को इतनी तारीख को पैसे देने थे, पैसे दिए नहीं है, आप इसको रजिस्टर करो। उस रजिस्टर को नाम, उस रजिस्ट्रेशन को नाम क्या दिया गया है? नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। तो इन शॉर्ट अपने ऐसा लिख सकते हैं, बस मान मत लेना, सिर्फ याद रखने के लिए लिख लेना, रजिस्ट्रेशन ऑफ डिसऑनर, उसको हम बोल सकते हैं नोटिंग प्रोटेस्ट, रजिस्ट्रेशन को। ऐसा मान मत लेना कि रजिस्ट्रेशन सच्ची में रजिस्ट्रार, ऐसा कुछ, एक याद करने के लिए इजी रहेगा आपके लिए। नोटिंग एंड प्रोटेस्ट जो है, नोटिंग तो आपका है सेक्शन 99 और प्रोटेस्ट जो है वो है सेक्शन 100। कई बार पूछा गया है नोटिंग का सेक्शन क्या है, प्रोटेस्ट का सेक्शन क्या है। नोटिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई आप क्या करवाते हो, जो भी प्रोमिजरी नोट है, जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज है,
जब वो डिसऑनर हो जाता है ना, तो आप क्या करवाते हो, उस पर एक नोट लिखवा लेते हो बाय नोटेरी पब्लिक। किस चीज का नोट लिखवाते हो कि भाई ये डिसऑनर हो गया है, ये कितनी तारीख को डिसऑनर हुआ है, डिसऑनर कौन से वाला है, नॉन एक्सेप्टेंस वाला है, नॉन पेमेंट वाला। इसको हम बोलते हैं नोटिंग, कि भाई नोट लिखवा लेते हो ऑन प्रोमिजरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ध्यान देना, नोटिंग कौन करता है, नोटेरी पब्लिक। कब होता है, जब प्रोमिजरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है, इसको हम बोलते हैं नोटिंग। नोटिंग में होता क्या है, वो लिख देता है कि भैया ये डिसऑनर हो गया है, क्या तारीख है जब ये डिसऑनर हुआ है और क्यों हुआ है। प्रोटेस्ट हम क्यों बोलते हैं, प्रोटेस्ट हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिसऑनर। ये भी किसके द्वारा इश्यू किया जाता है, बाय नोटेरी पब्लिक। इसमें भी वही बातें होती हैं, बस वो सर्टिफिकेट फॉर्मेट में हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं प्रोटेस्ट, नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। बस इतना सा पढ़ लेना, 99 नोटिंग 100 प्रोटेस्ट। 99 नोटिंग में क्या होता है, प्रोटेस्ट, और करता कौन है, नोटेरी पब्लिक। ये ध्यान रख लेना, करता कौन है, नोटेरी पब्लिक। अब सेक्शन 101 कंटेंट ऑफ प्रोटेस्ट, वो सिंपल है, कुछ नहीं है उसके अंदर कंटेंट, वो जो बातें नोटिंग को लेकर है उसी को इन्होंने बस डिटेल में लिख दी कि भैया आप तारीख लिखोगे, वजह लिखोगे, पार्टीज का नाम लिखोगे, वो उसमें बातें छोड़ देना। 99, 100, 101 में कंटेंट ऑफ प्रोटेस्ट। अब आ जाइए नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट, ये क्या चीज है। भाई हमने तो नोटिस ऑफ डिसऑनर पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था, नोटिस ऑफ डिसऑनर। भैया नोटिस ऑफ डिसऑनर देना होता है, तो नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट कब देना होता है। तो कानून कहता है भैया ऐसा है, अगर किसी भी कानून के अंदर ये बोला गया है कि नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं जाएगा, नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट जाएगा। इन शॉर्ट मैं बोलूं, वो ये कह रहे हैं कि कागज को रजिस्टर करवाओगे तो देंगे भैया, रजिस्टर करवा के फिर वो रजिस्ट्रेशन का नोटिस देंगे। तो सिंपल सी बात बोलता है, इफ प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ, कि अगर प्रोमिजरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होते हैं, तो आप नोटिस ऑफ डिसऑनर नॉट बी इश्यूड, आप ये नहीं इश्यू करोगे। उस केस में आप क्या इश्यू करोगे, नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट। इतनी सी बातें बोलता है और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। दिस इज नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट, या मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं, जहां डिसऑनर का नोटिस नहीं दे सकते वहां आप प्रोटेस्ट का नोटिस देते हो, बस। अब आ जाइए जो इंपॉर्टेंट है, व्हेन नोटिंग इक्वल टू प्रोटेस्ट। ये क्या बात बनी, ऐसा है, ये कहता है कि भाई मान लीजिए कानून में या पार्टीज ने एग्रीमेंट कर रखा था जिसमें उन्होंने बोला कि अगर डिसऑनर होता है तो डिसऑनर होने के इतने टाइम के अंदर अंदर तुमको प्रोटेस्ट करवाना है, सर्टिफिकेट बनवाना है, सर्टिफाई करवाना है, इतने टाइम में सर्टिफिकेट बनवाना है। अब हुआ क्या भाई, सर्टिफिकेट तो नहीं बनवा पाए, प्रोटेस्ट तो नहीं करवाए, पर नोटिंग करवा ली। मान लो डिसऑनर हुआ, मेरे को आज 23 मार्च है, मेरे को 23 मार्च तक प्रोटेस्ट करवाना, सर्टिफिकेट बनवाना था, मेरे को याद ही नहीं रहा कि अरे यार आज तो 23 मार्च है। अब मैं नोटरी पब्लिक के पास जाता हूँ, वो कहता है भाई आज तो सर्टिफिकेट नहीं बन सकता, तो सर्टिफिकेट के अंदर तो फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसमें सर्टिफिकेट का नंबर इश्यू करवाना पड़ता है, ये तो नहीं बन सकता। अब तो मैं कहता हूँ चलो सर नोटिंग तो कर सकता हूँ, हाँ नोटिंग तो कर सकता हूँ, लाओ कागज लाओ, लिख देता हूँ मैं, वो मेरी मोहर लगा दूंगा, नोटरी पब्लिक अटेस्ट कर दूंगा, लिख दूंगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। कानून कहता है अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि आपका डिसऑनर हुआ, उसके अंदर टाइम बताया हुआ था कि भैया कुछ लिमिटेड टाइम में, उससे पहले पहले आपको प्रोटेस्ट करवाना है, सर्टिफिकेट बनवाना है, और आप उससे पहले प्रोटेस्ट तो नहीं करवा पाए पर नोटिंग करवा गए, तो उस केस में नोटिंग इज इक्वल टू प्रोटेस्ट। क्यों, वहां पर फिर पार्टी ये बेनिफिट नहीं ले सकती कि सर इसको तो प्रोटेस्ट करवाना था, इसने तो प्रोटेस्ट नहीं करवाया। क्यों, प्रोटेस्ट करवाना था और प्रोटेस्ट नहीं करवाया तो केस नहीं चलेगा। अगर प्रोटेस्ट मैंडेटरी था और नहीं करवाया तो केस नहीं चलेगा। तो कानून कहता है नोटिंग तो करवा ली ना, नोटिंग तो करवा ली ना, बस बात खत्म। तो ये कहता है, सॉरी, इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ, सॉरी, प्रोमिजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोटेस्ट
was required या necessary था before certain time, एक टाइम पीरियड था उससे पहले पहले करवाना था. पार्टी मेड नोटिंग बिफोर टाइम. उस केस में जो नोटिंग है उसको प्रोटेस्ट के इक्वल माना जाएगा. और क्यों माना जाएगा? ताकि केस चल सके. क्योंकि अगर जहां पर नोटिंग जरूरी है और आपने नोटिंग नहीं करवाई तो भैया ऐसा है जैसे कि कहते हैं ना, हमने नोटिस ऑफ डिसऑनर जरूरी है और आपने नोटिंग नहीं करवाई तो आपका केस भी नहीं चलेगा. तो अगर कहीं पे प्रोटेस्ट जरूरी था और ये बोला गया था कि डिसऑनर से पहले पहले, अगर डिसऑनर होता है तो एक लिमिटेड टाइम है उसमें आपको प्रोटेस्ट करवाना है, तो वहां पे अगर आप प्रोटेस्ट की जगह नोटिंग भी करवा लेते हो उस टाइम से पहले पहले तो वहां पर नोटिंग इज इक्वल टू प्रोटेस्ट. इतनी सी बात ये बोलता है सेक्शन 104A. कोई भी डाउट कुछ भी. अब एक छोटा सा टॉपिक आपको करवाना है बस, रीजनेबल टाइम. 5 मिनट या 10 मिनट लूंगा आपका, ठीक है? फिर आपका चाहे, और कल से अपने जो है आपकी, हाँ कल से 2 क्लास चालू कर देंगे. अब आ जाइए रीजनेबल टाइम. एक्चुअली तो रीजनेबल टाइम को लेकर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 105 to 107 106 में से पूछा जाता है, 106 में से 106 में. और क्वेश्चन बता देता हूं, वो ये बोलता है भाई रीजनेबल टाइम यहां पर है नोटिस, क्योंकि अपने रीजनेबल टाइम क्या पढ़ रहे हैं कि नोटिस देना होगा, रीजनेबल टाइम में देना होगा, ये वो. तो 106 कहता है भाई मान लो अगर पार्टीज दो अलग अलग जगह में है, एक जयपुर है एक दिल्ली है, उस केस में नोटिस कितने समय में पहुंचाना है? एक ही जगह पे है, दोनों ही जयपुर में है, तब नोटिस कब पहुंचाना है? तब रीजनेबल टाइम क्या होगा? सिंपल सी भाषा में रीजनेबल टाइम क्या, अलग अलग जगह पे है रीजनेबल टाइम क्या होगा, सेम जगह पे है रीजनेबल टाइम क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. बाकी इनमें से कुछ नहीं पूछा जाता. बाकी लिख देते हैं अपने. जो आपका सेक्शन 105 है वो कहता है कि भाई जो रीजनेबल टाइम है ना, कुछ भी क्या रीजनेबल टाइम होगा वो फैक्ट्स ऑफ केस पे डिपेंड होता है. फैक्ट्स ऑफ केस पे, केस के फैक्ट के अनुसार होता है. तो आपसे पूछा जा सकता है कि रीजनेबल टाइम कहां बताया गया है 105 में. वो कहता है कि रीजनेबल टाइम शैल बी डिटरमाइंड एज पर द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस. 106 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये बोलता है कि अगर जो पार्टीज हैं वो डिफरेंट प्लेस पर है तब क्या होगा, और अगर जो पार्टीज हैं वो सेम प्लेस पर है तब क्या होगा. तो ध्यान देना, अगर पार्टीज डिफरेंट प्लेस पर है तो यहां पर इतनी सी बात बोली गई है, नोटिस बी इश्यूड बाय नेक्स्ट डे. आपको बस इतना कर देना है भाई. आपको बोला जब डिफरेंट जगह पे पार्टीज हैं तो रीजनेबल टाइम क्या होगा, तो रीजनेबल टाइम है कि भाई आपने जिस दिन डिसऑनर हुआ उसके अगले दिन तक नोटिस इश्यू करवा दिया. रीजनेबल टाइम पहुंचे चाहे कभी भी अपने को इश्यू करवा दिया, रीजनेबल टाइम. सेम प्लेस है, नोटिस बी सर्व्ड बाय नेक्स्ट डे, तब रीजनेबल टाइम, तब रीजनेबल टाइम. ध्यान देना, डिफरेंट प्लेस पे है तब तो ग्राउंड क्या है, इश्यू, कि भैया आपने कब निकाल दिया था नोटिस. सर जब 22 तारीख को डिसऑनर हुआ मैंने तो 23 को नोटिस इश्यू करवा दिया था, मतलब क्या कहते हैं वो डाक में प्रोसेस करवा दिया था, बात खत्म. आप रीजनेबल पहुंचे चाहे कभी भी, कोई बात नहीं. सर सेम प्लेस में है तो कहता है भाई नोटिस सर्व कब हुआ, तब क्या देखा जाएगा, सर्व कब हुआ. सर जिस दिन डिसऑनर हुआ उसी के अगले दिन, बस ठीक है, रीजनेबल है. कोई भी डाउट इस बात को लेकर, ये वाले पॉइंट में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कोई भी डाउट कुछ भी इस वाले बात को लेकर. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा रीजनेबल टाइम क्या होता है. ठीक है. अब आ जाइए 107.
107 कहता है कि अगर नोटिस जो है ना वो ट्रांसमिट होना है टू प्रायर पार्टीज, ये प्रायर पार्टीज वाला कंसेप्ट तो पढ़ लेना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है भाई अगर प्रायर पार्टीज है, भाई मान लो जैसे अपने ने अभी थोड़ी देर पहले वो बात की थी ना कि भाई जो होल्डर है वो नोटिस किसको इश्यू कर सकता है, जिसको वो लायबल कराना चाहता है, बाकी वो छोड़ सकता है। अब जैसे अपने ने ये क्वेश्चन पढ़ा, हटा दिया क्या अपने ने, पर्सन सर्विस ऑफ नोटिस टू अदर पार्टी, नोटिस ऑरली, नोटिस बाय नॉन एक्सेप्टेंस फॉर्म, ठीक है अपने ने चलो हटा दिया, लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे। देखो ये क्या कहता है, ये जो कंसेप्ट है ये कहता है कि भाई ये होल्डर था, इस होल्डर ने नोटिस सर्व कर दिया ए को, और भी लोग थे बी सी, जो इस जो मान लो फॉर एग्जांपल प्रोमिजरी नोट है जिसके अंदर लायबल थे, होल्डर ने क्या किया, ए को नोटिस, बी सी को नहीं किया, सिर्फ ए को कर दिया, ठीक है जी, ए को कर दिया, बी सी को नहीं किया। अब ये ए आगे इन प्रायर पार्टीज को नोटिस इश्यू करना चाहता है, तो इसके लिए रीजनेबल टाइम क्या होगा, ध्यान देना। अगर तो पार्टीज का केस है, मतलब केस वाली जो पार्टीज है उस केस में नोटिस की बात आती है, तो ये है जी कि होल्डर जो है जिन पार्टीज को नोटिस इश्यू करना चाहता है, ये क्या है, होल्डर अगर पार्टीज को इश्यू करना चाहता है तो 106। अगर जिस पार्टी को होल्डर ने नोटिस इश्यू किया और वो प्रायर पार्टी को नोटिस आगे सर्व करना चाहती है कि और भी जो लोग लायबल हैं उनको नोटिस इश्यू करना चाहता है, तो उनके लिए रीजनेबल टाइम क्या होगा, सिंपल सी बात बोली गई है, एज पर फैक्ट्स ऑफ केस नोटिस बी सर्व्ड विद इन रीजनेबल टाइम। बहुत कम चांस है इसके आने के, क्योंकि इसका क्या थोड़ा कंसेप्ट क्लियर सा नहीं बनता कि भाई उस केस में तो बोलता भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचा देना, भाई मान लो ए को बी या डी को नोटिस सर्व कराना था, जितना जल्दी हो सके, कोई फिक्स टाइम नहीं है, पर यहां फिक्स टाइम है। डिफरेंट प्लेस पे हो तो अगले दिन तक नोटिस निकल जाना चाहिए, सेम जगह पे हो तो अगले दिन तक नोटिस सर्व हो जाना चाहिए। ये है रीजनेबल टाइम का एक कंसेप्ट जो है नोटिस से कनेक्टेड। कोई भी डाउट कुछ भी तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। हाँ जी, ठीक है, चलो भाई अब क्लास खत्म करते हैं। नोट्स आपको इसके मिल जाएंगे, इसको पढ़ लेना, और दोबारा बोलूंगा जितना हो सके माइनर लॉस पे कमांड करना, जितना हो सके चीजों को सेक्शन नंबर और सेक्शन इन जनरल क्या बोलता है इस चीजों पे कमांड करना, ठीक है। टाइमिंग एक क्लास अपने सुबह रखेंगे, एक क्लास शाम को रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक साथ आप लोग क्लास करोगे ना तो आप लोग इतने मतलब एक तरह से एग्जॉस्ट हो जाओगे कि पढ़ नहीं पाओगे। जैसे मान लो अगर लगातार 4 घंटे क्लास करोगे तो उसके बाद आपको ये होगा कि अब 2 घंटा आराम चाहिए। अभी क्या होता है, 2 घंटे भी क्लास करते हो तो आपको होता है आधे घंटे बाद खुद का पढ़ना चालू कर सकते हो। तो एक क्लास सुबह, एक क्लास शाम को। राजस्थान का चालू कर देते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ राजस्थान एक्साइज एक्ट चालू कर देते हैं, आप लोग थोड़ा एक्साइज एक्ट पढ़ना भी चालू कर दोगे और इजी भी है। राजस्थान एक्साइज एक्ट चालू कर देते हैं, क्योंकि एनआईए हो जाएगा, एनआईए के बाद अपने सोगा पार्टनरशिप चालू कर देंगे, इधर इधर हो जाएगा राजस्थान एक्साइज एक्ट, और सोगा पार्टनरशिप के बाद नहीं, एनआईए के बाद अपने आईटी करेंगे, सोगा नहीं भरेंगे, एनआईए के बाद अपने पढ़ेंगे आईटी एक्ट, और इधर चालू कर देंगे एक्साइज एक्ट, ठीक है। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू फॉर द क्लास।